कोई इज्जत नहीं दे रहा था। पर अब कार्तिक की असली पावर को देखकर प्रिंस का सारा गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने साथ आने वाले लोगों से कहा, कोई भी अंदर जाकर बकवास नहीं करेगा। जैसे ही तुम लोग कार्तिक मित्तल को देखोगे तो रिस्पेक्ट से उसके सामने सर झुका देना, अपनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रिंस अब्दुल की बात सुनकर उसके साथ आए हुए सभी सबॉर्डिनेट ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और प्रिंस के पीछे पीछे कार्तिक के मेंशन में आ गए। जब ये लोग मेंशन में आए तो कार्तिक ने ना ही इनका वेलकम किया और ना ही इन्हें कोई इज्जत दी। गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे उन्होंने ही इन लोगों का स्वागत किया और इन सब लोगों की अच्छे से चेकिंग करने के बाद इन्हें कार्तिक के घर में अंदर आने दिया। महल में अंदर आने के बाद पहली बार प्रिंस ने कार्तिक को देखा। कार्तिक का रुतबा और उसकी उम्र देखकर प्रिंस को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सा लड़का दुनिया बदलने की हिम्मत रखता है। प्रिंस ने तुरंत झुककर कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा मिस्टर मित्तल। और इतना कहकर प्रिंस अब्दुल अपना हाथ कार्तिक के सामने कर देता है ताकि कार्तिक से हाथ मिला सके। हालांकि कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल से हाथ नहीं मिलाया और हाथों से इशारा करते हुए इस बात को आया गया कर दिया। अगर बात किसी और दिन की होती तो शायद प्रिंस अब्दुल अभी तक सामने वाले इंसान की जान ले चुके होते। पर कार्तिक अगर उनसे हाथ नहीं मिला रहा है तो प्रिंस अब्दुल समझ गए थे कि शायद उन्हें कार्तिक से हाथ मिलाने के लिए अभी बहुत पापड़ बेलने होंगे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं था कि कार्तिक प्रिंस अब्दुल की इंसल्ट करना चाहता था या उन्हें छोटा समझता था। बस कार्तिक के मन में जो गुस्सा था वो अभी तक शांत नहीं हुआ था और इसी वजह से कार्तिक इन लोगों को ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा था। कार्तिक ने इशारे से प्रिंस अब्दुल को पास वाले सोफे पर बैठने के लिए कहा। कार्तिक बहुत ही कैजुअली बात कर रहा था, जैसे दरबार लगा हो और राजा के सामने लोग अपनी गुहार लेकर आए हो। अपने सोफे पर बैठने के बाद कार्तिक ने कुछ नहीं कहा और टी टेबल से चाय का कप उठाते हुए धीरे धीरे एक एक सिप करके पीने लगा। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अब्दुल मन ही मन काफी घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी कैसे बात शुरू करें, इसीलिए उन्होंने भी पास में रखा हुआ चाय का कप उठाया और एक एक सिप लेने लगे। वो मन ही मन परेशान हो रहे थे क्योंकि कार्तिक ने उन्हें ग्रीन टी ऑफर की थी और प्रिंस को ग्रीन टी पीने की आदत थी नहीं। उन्हें अपने शाही अंदाज में अपनी शाही ब्लैक टी पीने की आदत थी। पर जिस तरह से कार्तिक व्यवहार कर रहा था प्रिंस यहाँ पर अपनी पसंद या नापसंद बता नहीं सकते थे। ना चाहते हुए भी खुद को हिम्मत देने के लिए प्रिंस को ग्रीन टी पीनी पड़ रही थी, जिसका स्वाद बहुत ज्यादा कसैला था। एक सांस में पूरी ग्रीन टी पीकर प्रिंस ने कप को नीचे रख दिया। कुछ देर दोनों के बीच में शांति बनी रही और तभी प्रिंस ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, मेरे यहाँ आने का मेन पर्पस आपसे माफी मांगना है। प्रिंस की बात सुनकर कार्तिक ने कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए कहा, किस बात की माफी मांगना चाहते हैं आप? कार्तिक का सवाल सुनकर प्रिंस ने थोड़ी शर्म महसूस करते हुए और आधे अधूरे शब्दों में कहा, कुछ टाइम पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए। प्रिंस जानता था कि उन्होंने जानबूझकर कार्तिक को परेशान किया था, जबकि कार्तिक ने उन लोगों से कभी कोई मतलब भी नहीं रखा था। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने कार्तिक के दुश्मन मित्तल परिवार के साथ मिलकर न सिर्फ कार्तिक की टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश की थी बल्कि उसके पूरे इंडस्ट्रियल आइलैंड और रिसर्च को भी खराब कर दिया था। कार्तिक सब कुछ जानता था कि प्रिंस किसके बारे में बात कर रहा है, फिर भी उसने जानबूझकर बात को ना समझने की एक्टिंग करते हुए कहा, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? खुलकर कहिए। कार्तिक को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर प्रिंस की हालत खराब हो गई, पर उसने अब खुद को हिम्मत देकर क्लियरली कहा, मिस्टर मित्तल, इस बार मैं सच में पूरी सैंड कंट्री की तरफ से आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि सिर्फ कुछ शब्दों से या मीठे बोल बोलने से आप मुझे माफ नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। अपनी बात कहकर प्रिंस अब्दुल ने अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा किया और अगले ही पल असिस्टेंट लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा बॉक्सेस लेकर कार्तिक के सामने आ गए। ये सारे बॉक्सेस बहुत ज्यादा भारी थे और कार्तिक ने जब इन लोगों को मुश्किल से उन बॉक्सेस को उठाते हुए देखा तो कार्तिक समझ गया कि इन बक्सों में कुछ ना कुछ बहुत कीमती है। अगले ही पल जैसे ही प्रिंस के असिस्टेंट ने उन सभी बॉक्सेस को खोला तो उनमें गोल्ड और सिल्वर के सिक्के भरे हुए थे। कार्तिक के मेंशन में आई हुई सूरज की रोशनी के बीच सोने और चांदी के ये सिक्के बहुत ज्यादा चमक रहे थे, जिसकी वजह से आसपास खड़े हुए लोगों की आंखें बंद हो रही थी। ये सब कुछ देखकर कार्तिक भी एक बार के लिए तो हैरान रह गया था। उसने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए प्रिंस अब्दुल ये सब कुछ लेकर आ जाएंगे। अगर ऊपर ऊपर से अनुमान लगाया जाए तो इन सब की कीमत कई 100 मिलियन रुपीस थी। अपनी आंखों के सामने इतना सारा खजाना देखकर कार्तिक को 3 दिन पहले जहाज के ऊपर का नजारा याद आ गया, जब वो और बाकी सारे स्टूडेंट्स मिलकर खजाना ढूंढने के लिए पानी के अंदर गए थे और उन्हें पानी में सोने चांदी के बजाय बंदूकें मिली थी। प्रिंस अब्दुल ने जब देखा कि कार्तिक का चेहरा एक्सप्रेशनलेस है और वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ है तो ये देखकर प्रिंस को लगा कि शायद इतना खजाना काफी नहीं है। इसीलिए प्रिंस ने तुरंत कार्तिक से माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, अगर ये गिफ्ट काफी नहीं है तो हम आपके लिए और गिफ्ट्स ले आएंगे। सैंड कंट्री के लोगों के पास 2 ही तो चीजें सबसे ज्यादा थी, पहला तेल और दूसरा सोना, जिसमें उन लोगों को महारत हासिल थी। इतने सालों में सैंड कंट्री के लोगों ने खूब सोना चांदी इकट्ठा किया था। ऐसे में कार्तिक के सामने सिर्फ सोने चांदी की 10-12 पेटियां काफी थी नहीं। अरब देशों में जब तेल की खोज हुई थी तब इन लोगों ने लग्जरी आइटम्स और बाकी चीजों में पैसे इन्वेस्ट करने के साथ साथ करेंसी में भी इन्वेस्ट किया था। इन लोगों ने गोल्ड सिल्वर जैसी चीजों में इन्वेस्ट करके उसे अपने पास रखा था। प्रिंस अब्दुल ने जब देखा कि कार्तिक अभी भी कोई खास जवाब नहीं दे रहा है और ना ही कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो उसे समझ में आ गया था कि इतना सारा खजाना कार्तिक के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सर, ये छोटा सा मीटिंग गिफ्ट है जो प्रिंस अकबर ने और मैंने आपके लिए तैयार किया है। हम अपनी गलती को मानते हैं और ये दिखाने के लिए हमारे परिवार ने और भी गिफ्ट्स आपके लिए भेजे हैं। कार्तिक ने अपने हाथों से इशारा कर दिया और अगले ही पल कार्तिक के सबॉर्डिनेट्स ने वो सारा खजाना वहां से हटा दिया। फिर कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल की तरफ देखते हुए कहा, और क्या गिफ्ट्स लाए हैं आप हमारे लिए? प्रिंस अब्दुल ने जब देखा कि कार्तिक ने उसके लाए हुए गिफ्ट्स को फेंका नहीं है बल्कि अपने सबॉर्डिनेट्स को कहकर अपने पास रखवा लिया है तो ये देखकर मन ही मन प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो गया। उसने कार्तिक से खुश होते हुए कहा, मेरा दूसरा तोहफा आपके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। कार्तिक इसी बात का इंतजार कर रहा था, इसीलिए ही वो इतनी देर से प्रिंस की कही हुई सारी बातें सुन रहा था। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि सैंड कंट्री उसे ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकती है जो अभी तक उसके लोगों ने उसे बताई नहीं।
और सैन कंट्री को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि उनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन कार्तिक के लिए जरूरी होगी। कार्तिक ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रिंस अब्दुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, मैं जानता हूं कि हमारी कंट्री ने आपकी सुपर टेक्नोलॉजी को मित्तल परिवार का साथ बहुत दिया है, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। कार्तिक ध्यान से प्रिंस अब्दुल की कही गई सारी बातें सुन रहा था और तभी प्रिंस अब्दुल ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, असल में हम नॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपसे बात करना चाहते थे, पर मित्तल परिवार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमें कहा कि हम उस टेक्नोलॉजी को चुराएं और इसके लिए जो भी एविडेंसेस जरूरी हैं वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। इतना कहकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन सैन कंट्री के पास थी उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन कार्तिक को हैंड ओवर कर दी थी। कार्तिक ने जब इन्फॉर्मेशन को खोलकर देखा जिसमें कुछ तस्वीरें और वीडियो और यूएसबी ड्राइव थी, उसके अलावा भी उस एनवेलप के अंदर एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था जो ये बताता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कौन कौन लोग सैन कंट्री से कॉन्टैक्ट में आए थे और उन्होंने कैसे सैन कंट्री से अटैक करने के लिए कहा था। इन सारे सबूतों को देखकर कार्तिक बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अचानक से उस पर जो अटैक हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उसके अपने अंकल का हाथ था। हालांकि पहले कार्तिक के पास कोई सबूत नहीं था, पर अब उसे सबूत भी तो मिल गया था। कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल से कहा, तुम्हारा दूसरा तोहफा उतना भी बुरा नहीं है। इतना कहकर कार्तिक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जैसे कह रहा हो कि वो इस सबूत को देखकर काफी सेटिस्फाइड है। प्रिंस अब्दुल, जो काफी देर से नर्वस होकर कार्तिक के सामने बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि कार्तिक अब उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तब वो फाइनली थोड़े से रिलैक्स हो गए। प्रिंस अब्दुल ने खुश होते हुए कहा, मैं अब जाकर रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया। मुझे खुशी होगी कि अगर आप हमारी मुश्किलों को समझ पाएंगे। हमने आपके साथ जो कुछ भी किया वो करने के लिए हमें मजबूर किया गया था। हम कुछ भी आपके साथ अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते थे। जल्दी ही प्रिंस अब्दुल किसी बच्चे की तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंप्लेंट करने लगे और उनकी गलतियां बताने लगे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अच्छे से जानता था कि सैन कंट्रीज कितने पानी में है और किस हद तक जा सकती हैं, इसीलिए उसे सैन कंट्री के लोगों से कोई सिंपैथी नहीं थी। प्रिंस अब्दुल अपने मन में सोचने लगे कि शायद कार्तिक को इन्फॉर्मेशन देकर कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है और अब कार्तिक उन्हें एक मौका देगा उनकी पुरानी गलतियों को भूल। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक भी सोच रहा था कि दुश्मनों को दोस्त बनाकर रखें तो ज्यादा सही है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसे सिर्फ मित्तल परिवार के साथ लड़नी थी। छोटे शिकारी भी उसके हाथ में रहेंगे तो कार्तिक अपनी लड़ाई को और अच्छे से लड़ पाएगा। कार्तिक के चेहरे पर अब थोड़े से एक्सप्रेशन देखकर प्रिंस अब्दुल ने अपनी तीसरी बात रखते हुए कहा, अपनी माफी के तौर पर मैं आपको तीसरा तोहफा देना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। जितना हम लोगों को पता है उस हिसाब से ऑटोमोबाइल यूनियन को पूरी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंट्रोल कर लिया है और वही लोग उसे अपने हिसाब से चला रहे हैं। जैसे ही कार्तिक ने तीसरी खबर सुनी तो उसका दिल एकदम से बैठ गया, क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट वाकई बहुत जरूरी थी। इस वक्त ऑटोमोबाइल यूनियन कार्तिक की सबसे बड़ी दुश्मन थी और वो सिर्फ बिजनेस कॉम्पिटिशन तक ही लिमिटेड थी, पर अब इस पूरी यूनियन का चार्ज उसके अंकल ने ले लिया था, जो पर्सनली उससे दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक समझ गया था कि अगर ऑटोमोबाइल यूनियन का कंट्रोल उसके परिवार वालों के पास आ गया है तो अब ये कोई बिजनेस की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि लाइफ और डेथ का बैटल बन चुकी है, जिसमें कोई एक ही जिंदा बचेगा और दूसरे को तो हर हाल में मरना होगा। क्या करेगा कार्तिक अब इस मुसीबत से निकलने के लिए? और सैन कंट्री के कार्तिक यही सोचकर परेशान हो रहा था कि मित्तल परिवार के लोगों ने उसकी ताकत को डेवलप होने से पहले ही उस पर अटैक कर दिया, तो शायद कार्तिक खुद को जिंदा नहीं रख पाएगा। और फिलहाल के लिए कार्तिक की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुपर इलेक्ट्रिक कार है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में राज कर रहा है। ऐसे में अगर पूरी ऑटोमोबाइल यूनियन का कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगा तो कार्तिक के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डील कैसे करे, और यह भी सच था कि इस मामले को इतनी आसानी से सॉल्व किया नहीं जा सकता था। प्रिंस अब्दुल ने जब देखा कि कार्तिक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा, तो कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, क्या आप हमारे दिए हुए गिफ्ट से खुश हैं? असल में मुद्दा ये नहीं था जो प्रिंस अब्दुल ने अभी कार्तिक को बताया था, बल्कि कुछ और जरूरी बात थी जो प्रिंस अब्दुल कार्तिक से डिस्कस करना चाहता था। जल्दी ही कार्तिक अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि प्रिंस अब्दुल अब थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपके दिए हुए सभी तोहफे मुझे पसंद आए, अगर आपको कुछ और नहीं कहना है तो अब आप जा सकते हैं। जैसे ही प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक की बात सुनी तो अचानक से अपनी जगह पर वो उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक उन्हें ऐसे भी बाहर से भगा देगा। कार्तिक को गिफ्ट देकर उससे माफी मांगना सिर्फ पहला स्टेप था, अभी तो लेकिन सबसे जरूरी और सेकंड स्टेप लेना बाकी था, जिसके लिए प्रिंस इतनी दूर से यहाँ आए थे। प्रिंस अब्दुल ने तुरंत कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल, क्या आप मुझे कुछ और टाइम दे सकते हैं? मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारी पुरानी गलतियों को माफ कर दिया है? प्रिंस अब्दुल की बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद कार्तिक ने उसे जवाब देते हुए कहा, फिलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानता हूं, जब तक आप लोग दोबारा मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं करते। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो आप लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। कार्तिक की बात सुनकर अब्दुल ने कसम खाते हुए कहा, मैं आपसे वादा करता हूं सैन कंट्री की तरफ से आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, हम हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे। प्रिंस अब्दुल के मुंह से ये बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे सबॉर्डिनेट आपको बाहर तक छोड़ देंगे। जैसे ही प्रिंस ने देखा कि कार्तिक उन्हें भगाने में लगा हुआ है तो उसने तुरंत अपना हाथ सबॉर्डिनेट को दिखाकर मना करते हुए कहा, रुकिए प्लीज, कुछ मिनट और रुक जाइए। मिस्टर मित्तल, क्या आपको मेरी सिंसियरिटी पर अभी भी विश्वास नहीं है? ये आपको लग रहा है कि मैं ठीक से आपसे माफी नहीं मांग पा रहा हूँ? प्रिंस अब्दुल को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि कंपनसेशन के तौर पर जो गिफ्ट उसने कार्तिक को दिए हैं उन्हें कार्तिक ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर अब वो शायद सेटलमेंट की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था। उसने कैजुअली कहा था कि वो सैन कंट्री को अपना दुश्मन नहीं मानता है। फॉर्मली ये बात कहना अभी बाकी था, और साथ ही साथ कार्तिक ये भी समझ गया था कि सैन कंट्री के लोग इतना सब कुछ बिना किसी की मदद के तो नहीं करेंगे। जरूर उन्हें अभी भी कार्तिक की टेक्नोलॉजी से कोई ना कोई लगाव तो है,
कार्तिक ने फाइनली प्रिंस अब्दुल से गोल गोल बातें बनाना बंद कर दिया और पॉइंट पर आते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो तुम कह सकते। जैसे ही प्रिंस अब्दुल ने ये बात सुनी तो उसने सुकून की सांस ली और कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल, मैं जानता हूं कि इस पूरी जंग में एक चीज कॉमन है और वो है आपकी सुपर बैटरी। मैं ये भी जानता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक एजेंट ढूंढ रहे हैं। क्या आप सैंड कंट्री में प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें अपना एजेंट बना सकते हैं? सैंड कंट्री अभी तक समझ चुकी थी कि वो लोग किसी भी हाल में कार्तिक से उसकी सुपर बैटरी नहीं ले सकते। ऐसे में अच्छा होगा कि अगर वो अभी से कार्तिक से अपने अच्छे रिश्ते कर ले और सैंड कंट्री एजेंटशिप ले ले, ताकि आगे का फ्यूचर उनका सिक्योर हो जाए। जैसे ही कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल की बात सुनी तो उसने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तो तुम ये चाहते थे। असल में इस मामले में बहुत कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। अगर यूएई को मेरे प्रोडक्ट्स का एजेंट बनना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही प्रिंस अब्दुल ने ये बात सुनी तो उसने मना करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, हम जो बात करना चाहते हैं वो सिर्फ यूएई के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी अरब कंट्री हैं उन सब के लिए है। हम सभी देशों में आपके प्रोडक्ट बेचने के लिए एजेंट बनना चाहते हैं। सैंड कंट्री में सिर्फ कोई एक देश तो नहीं आता था, बल्कि लगभग सारे अरब देश आते थे और वहाँ अलग अलग प्रिंस का और किंग्स का दूसरे देश के किंग से मुकाबला चलता रहता था। हर देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहता था और इसीलिए यूएई के किंग अकबर ने प्रिंस अब्दुल को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहां भेजा था ताकि वो कार्तिक से बात कर सके। हालांकि कार्तिक ने भी तुरंत मना करते हुए कहा, तुम लोग बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो, मैं ये तो बिल्कुल नहीं दे सकता। कार्तिक को मना करते हुए देख प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मिस्टर मित्तल, एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर आप हमें ये एजेंसी स्लॉट देते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी अलायंस बन जाएंगे रहेंगे। हमेशा सपोर्ट करने से प्रिंस अब्दुल का मतलब साफ साफ था कि वो कहना चाह रहे थे कि अब उनका मित्तल परिवार से कोई लेना देना नहीं, वो तो हमेशा कार्तिक की मदद करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो सैंड कंट्री का मित्तल परिवार को सपोर्ट ना करके कार्तिक को सपोर्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था और इसमें बहुत सारा खतरा भी था, क्योंकि कार्तिक अभी भी उतना ताकतवर नहीं था जितना उसके अंकल और उनकी यूनाइटेड ताकत थी। प्रिंस अब्दुल की बातें सुनकर कार्तिक गहरी सोच में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सैंड कंट्री का भेजा हुआ ये प्रपोजल उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। आने वाले टाइम में सैंड कंट्री एजेंट बनकर 1.5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने वाली थी। ऐसे में ये बहुत बड़ी ताकत बन सकती थी और ये काम सिर्फ कार्तिक की सुपर बैटरी ही कर सकती थी। अगर सैंड कंट्री को पूरी अथॉरिटी मिल जाती है तो वो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में कर लेगी और कार्तिक उन्हें कंट्रोल में कर लेगा। फिर आगे चलकर मित्तल परिवार की तरह ही कार्तिक का सपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सारे लोग उसके सपोर्ट में आ जाएंगे। कार्तिक को इतना सोचते हुए देखकर प्रिंस अब्दुल ने अपनी बात को रखते हुए कहा, मुझे पता है कि आपने पहले ही पूरे यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करने की पावर एक आदमी को दे रखी है, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप पूरी सैंड कंट्री को रिप्रेजेंट करने की पावर हमें दे दें। मैं जानता हूं कि हमारी रिक्वेस्ट यूरोपियन यूनियन से ज्यादा बड़ी है और हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आगे चलकर हम आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे जितना यूरोपियन यूनियन देगा। यूएई में दुबई जैसा बड़ा देश था और यहाँ बड़े बड़े शेख रहते थे, जबकि छोटे देशों में उतनी ताकत नहीं थी जितनी इस देश के अंदर थी। इसीलिए यूएई को लग रहा था कि वो लोग आगे चलकर पूरी सैंड कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते थे। प्रिंस अब्दुल ने कंडीशन को कंटिन्यू रखते हुए कहा, और हाँ, अगर आप हमें ये एजेंट स्लॉट देते हैं तो हम लोग प्रॉफिट का सिर्फ 40% रखेंगे, बाकी का 60% आपको दे देंगे। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था। हालांकि जब उसने लास्ट कंडीशन सुनी तो वो तुरंत मान गया और सहमत होते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर मैं तुम्हें एजेंट बना रहा हूँ। असल में कार्तिक यूरोपियन यूनियन के मार्केट में सिर्फ 30% प्रॉफिट ही ले रहा था, पर यूएई उसे 60% प्रॉफिट देने को तैयार था और ये कार्तिक के लिए दोनों हाथों में लड्डू होने के बराबर था। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि अगर सैंड कंट्री इतना कोऑपरेट कर रही है तो फिर कुछ टाइम के लिए इन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। जल्दी ही प्रिंस अब्दुल ने कंफर्म किया कि वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सैंड कंट्री की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है और ये बात जानकर कार्तिक ने तुरंत मैगी को इशारे से कहकर डॉक्यूमेंट मंगवाए और तुरंत ही दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कार्तिक जानता था कि उसके परिवार के लोग चारों तरफ से उस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, इसीलिए कार्तिक चुपचाप ये डील कर लेना चाहता था। अगर ये डील हो गई तो इसका मतलब है कि कार्तिक दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर रहा था। एक तरफ यूरोपियन यूनियन थी और दूसरी तरफ सैंड कंट्रीज। प्रिंस अब्दुल ने जब देखा कि कार्तिक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तब जाकर उसके गले तक आया हुआ उसका दिल शांत हो पाया। कॉन्ट्रैक्ट साइन ना होने तक प्रिंस का दिल लगातार 150 की स्पीड से धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है। असल में प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक के साथ ये डील बहुत अच्छे से फाइनल कर ली थी। यहाँ आने से पहले अकबर ने उसे समझाया था कि चाहे 30% प्रॉफिट ही क्यों ना मिले, उसे तो हर हाल में कार्तिक से ये डील करनी है। हालांकि प्रिंस ने 40% प्रॉफिट लेकर डील कर ली थी, जो अकबर की उम्मीद से अच्छी थी। प्रिंस अब्दुल की किस्मत इस मामले में अच्छी थी कि कार्तिक ने उससे ज्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि अगर कार्तिक ऐसा करता तो प्रिंस कोई जवाब दे नहीं पाता। सुपर बैटरी के बिजनेस में बहुत पैसा था। कहने को तो ये सिर्फ 10% प्रॉफिट ही ज्यादा ले रहा था, पर इस 10% प्रॉफिट में बहुत बड़ा अमाउंट छुपा हुआ था। आजकल सभी फैमिलीज चाहे हाई क्लास हो या मिडिल क्लास, गाड़ी तो जरूर रखती है ताकि आसानी से कहीं भी ट्रैवल कर सके। कार्तिक ने जो गाड़ियां बनवाई थी वो सब मिडिल क्लास परिवारों के लिए थी और अमीर से अमीर परिवारों के लिए भी। इस वक्त सैंड कंट्री में अकेले कार इंडस्ट्री का एनुअल बिजनेस 100 बिलियन रुपीस का था। ये अभी की वैल्यू थी, पर अगर फ्यूचर में इस वैल्यू को देखा जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ने ही वाली थी। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को अच्छे से पता था कि सैंड कंट्री ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए अपनी बॉटम लाइन 60% नहीं रखी होगी। भला कोई भी सीधा 60% कैसे बोल सकता था, पर कार्तिक 60% लेकर भी खुश था। इसीलिए उसने सैंड कंट्री को और ज्यादा फोर्स नहीं किया। कार्तिक फिलहाल काफी दूर की सोच रहा था। वो जानता था कि अगर सैंड कंट्री कम प्रॉफिट लेकर चलेगी तो आगे चलकर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएगी
और जल्दी ही ये कॉन्ट्रैक्ट कोलैप्स कर जाएगा, जिससे कार्तिक को भी नुकसान होगा। पिछले कुछ टाइम में सैन कंट्री ने जो गलती की थी उसके लिए कार्तिक फिलहाल 60% ले रहा था, पर अगर आगे चलकर सैन कंट्री का बिहेवियर अच्छा रहा तो कार्तिक अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देगा और सैन कंट्री को ज्यादा प्रॉफिट लेने देगा। कार्तिक के लिए चीजें अभी भी वैसी ही थी। उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट में ज्यादा नहीं था, बल्कि ताकत और पावर बनाने में था। उसे पैसों से ज्यादा इस वक्त पावर की जरूरत थी, लोगों की जरूरत थी जिन पर वो विश्वास कर सके। प्रिंस अब्दुल ने खुश होते हुए और एक्साइटेड होते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल, थैंक यू सो मच हम लोगों पर ट्रस्ट करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आपका ये विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे और सैन कंट्री हमेशा आपके लिए वफादार रहेगी। प्रिंस अब्दुल की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, मुझे भी अच्छा लगा कि सैन कंट्री ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह मेरे साथ मेरे सपोर्ट में खड़ा होना ज्यादा सही समझा, और इसीलिए फ्यूचर में मैं आप सब लोगों को और भी ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला हूं। और ज्यादा प्रॉफिट की बात सुनकर तो प्रिंस और भी ज्यादा खुश हो गया और एक्साइटेड हो गया। क्या सैन कंट्री अपनी वफादारी दिखाएगी या फिर टर्न द टेबल वाली बात अभी बाकी है? प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक से वादा करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, आप चिंता मत कीजिए, हमने वादा किया है कि अब हम आपका साथ देंगे, तो अब हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई रिश्ता नहीं। कार्तिक ने यह बात सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेर दी, पर सच तो यह था कि कार्तिक को सैन कंट्री से अभी भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। प्रेजेंट टाइम के लिए कार्तिक के लिए सैन कंट्री का साथ बेनिफिशियल था और कार्तिक तब तक ही उन्हें अपने साथ जोड़कर रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सैन कंट्री समझ गई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए मोहरा बनकर काम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तक इन्हें भी समझ में आ गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने अलावा किसी के सगे नहीं है। अगर कल को कार्तिक सैन कंट्री से बदला लेने पर उतारू हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी सैन कंट्री की मदद नहीं करेंगे। एक तरफ कार्तिक और प्रिंस अब्दुल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई थी। सभी डायरेक्टर्स मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। सर, हम लोगों को पहले ही ऑटोमोबाइल यूनियन के 80% शेयर मिल गए और जो 20% शेयर होल्डर्स हैं उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो हमारे खिलाफ जा सके। अब पूरी ऑटोमोबाइल यूनियन हमारे कंट्रोल में है। हमें इस वक्त सेलिब्रेशन करना चाहिए। सर, ये सेलिब्रेशन की बात है, पर मुझे अभी भी डर है कि ऑटोमोबाइल यूनियन अकेले कार्तिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम लोगों को उसके लिए नए गड्ढे खोदने होंगे। मैं जानता हूं कि सिर्फ ऑटोमोबाइल यूनियन के शेयर होल्डर होने की वजह से हम उस कार्तिक का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं सर, मुझे लगता है कि अब हमें कार्तिक के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लेना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि सैन कंट्री अब हमारा साथ देगी। उनकी बगावत मुझे उनकी आंखों में साफ नजर आ रही है। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे प्यादे हैं। क्यों ना सैन कंट्री के बजाय हम इस विध्वंस राणा का साथ आजमा लें? ये बहुत अच्छा आइडिया है। कार्तिक विध्वंस से तानिया का रिश्ता करने के लिए नहीं माना था। विध्वंस अब खुद इस बात को अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। सही कह रहे हैं सर आप, विध्वंस राणा पीछे हटने वालों में से है नहीं, और ना ही वो सैन कंट्री के लोगों की तरह हमारा साथ छोड़ेगा। तो देखते हैं कि कार्तिक अब कब तक विध्वंस राणा से बच पाता है। विध्वंस और कार्तिक एक बार आमने सामने आ जाएं, उसके बाद बाकी सारी मदद हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे। विध्वंस को मैं पिछले कई महीनों से उकसा रहा हूं, अब वक्त आ गया है उसे अपना मोहरा बनाकर चाल चलने का। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर आपस में बातें कर रहे थे और उसके साथ साथ ये लोग प्लानिंग भी कर रहे थे कि कैसे कार्तिक को और कमजोर करें। असल में इन लोगों को अच्छे से पता था कि कार्तिक कभी भी तानिया का रिश्ता विध्वंस राणा से करने के लिए नहीं मानेगा। इस बात को विध्वंस अपने ईगो पर लेगा और कार्तिक पर अटैक जरूर करेगा। ये सारे लोग बस उस मौके का इंतजार कर रहे थे जब विध्वंस कार्तिक पर अटैक करे। विध्वंस राणा का सिक्का इंडिया के पूरे ईस्ट में चलता था और उसके साथ साथ इंडिया के बॉर्डर से जितने भी देश लगे हुए थे उन सब में विध्वंस का इन्फ्लुएंस था। कुछ देश विध्वंस के अच्छे दोस्त बन चुके थे तो कुछ अभी भी उससे लड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि सैन कंट्री भी विध्वंस राणा की बराबरी नहीं कर सकती थी। सैन कंट्री भले ही पैसों के मामले में अमीर हो, पर पावर के मामले में अभी भी विध्वंस राणा का मुकाबला वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसके पास अपने लोगों की सेना थी जो हर वक्त उसके लिए मरने और मारने को तैयार रहती थी। और इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश के लोग उसके पूरे सपोर्ट में थे। हाँ, उनमें से बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी थे जो विध्वंस को हराना चाहते थे पर अभी तक हरा नहीं पाए थे। और इसके बाद बहुत सारे दूसरे देश इंडिया में अभी भी लगातार आतंक फैलाने के लिए विध्वंस राणा को सपोर्ट कर रहे थे और साथ साथ आसपास के देशों को भी सपोर्ट कर रहे थे। अगर विध्वंस अपनी ताकत को लेकर सैन कंट्री पर चढ़ जाए तो सैन कंट्री का खत्म होना पूरी तरह से संभव था। वहीं दूसरी तरफ अगर कार्तिक की बात की जाए तो प्रिंस अब्दुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कार्तिक अब उसे यहाँ से भगाने की जल्दी में नहीं था। प्रिंस अब्दुल की सूझबूझ की वजह से दोनों पार्टीज के बीच का रिश्ता एक बार फिर से नॉर्मल हो गया था और पुराना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया था। कार्तिक सारी पुरानी बातें भूलकर प्रिंस अब्दुल को और उनके ओहदे के हिसाब से इज्जत देना चाहता था और इसीलिए कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ दिन उसके साथ उसके इसी मेंशन में रुके। प्रिंस अब्दुल तो कब से इस इज्जत को पाने के लिए तरस रहे थे और फाइनली अब जब उन्हें ये इज्जत मिल रही थी तो वो इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि कार्तिक सिर्फ इस रिश्ते को सुधारने के लिए ही प्रिंस अब्दुल को यहाँ रहने के लिए कह रहा था, बल्कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिशियली साइन करने के लिए भी प्रिंस अब्दुल का कुछ टाइम यहाँ पर रहना जरूरी था। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो डिटेल में इन लोगों को डिस्कस करनी थी। अपने कमरे में आने के बाद प्रिंस अब्दुल ने तुरंत अकबर को कॉल मिलाया और खुश होते हुए कहा, शेख, हमारी डील कार्तिक मित्तल के साथ कंफर्म हो गई है और वो भी 10% ज्यादा में। हमने 40% प्रॉफिट के साथ ये डील साइन की है। जैसे ही शेख अकबर ने ये बात सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि इतने बड़े देश के और रॉयल परिवार के शेख होने के नाते उन्हें यह समझ में आ गया था कि कौन उनके लिए सही है और कौन उन्हें मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। कार्तिक का साथ जल्द से जल्द पाना उनकी सबसे बड़ी जंग थी जो अब जीत में तब्दील हो गई थी। जब दोनों तरफ के लोग बहुत ज्यादा खुश थे तभी अचानक से कार्तिक को एक बुरी खबर मिली। तानिया, जो अभी तक अपनी टीम के साथ साउथ एशिया ओशन के अंदर फील्ड इंस्पेक्शन कर रही थी, वो अभी तक वापस नहीं आई थी
और किसी ने वहां से ही उसका किडनैप कर लिया था। जैसे ही ये बात कार्तिक को पता चली तो घबराहट के मारे उसकी सांसें हलक में अटक गई। अचानक से तानिया के साथ बिताया हुआ हर एक पल उसे याद आने लगा। कितनी मुश्किल से वो अपनी बहन को ढूंढकर यहाँ लाया था और एक बार फिर उसके दुश्मनों की वजह से तानिया किडनैप हो गई थी। वैसे तो कार्तिक और उसके लोग हर वक्त तानिया पर खड़ी नजर रखते थे, भले ही तानिया घर से कुछ दूरी पर ही क्यों ना गई हो, पर हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स उसके साथ रहते ही थे। कार्तिक को हमेशा डर लगता था कि उसकी छोटी सी नाजुक सी बहन को कोई नुकसान न पहुंचा दे, और इसी वजह से कार्तिक हमेशा उसे अपने हाथों की हथेलियों में संभाल कर रखना चाहता था ताकि कोई उसे छू भी ना पाए। पर आज तो किसी ने कार्तिक की बहन को किडनैप कर लिया था। भला कार्तिक अब शांत कैसे रह सकता था। कार्तिक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कौन है वो? किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को किडनैप करने की? इस वक्त कार्तिक को यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि प्रोफेसर भारद्वाज ने दी थी। प्रोफेसर भारद्वाज इस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बैठे बैठे उन पर आसमान टूट पड़ा हो। जब से वो यहाँ आए थे तब से उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। कभी एक आंख वाले समुद्री डाकू से लड़ना और उसके बाद खजाना न मिलना, और अब कार्तिक की बहन का किडनैप हो जाना। प्रोफेसर भारद्वाज को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ आज ही होना है या फिर ये सब ट्रिप खत्म होने के बाद भी हो सकता था, क्योंकि वो इन सब बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए थे। अगर यहाँ किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी प्रोफेसर भारद्वाज को उठानी पड़ेगी और उन्हें ही जवाब देना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस लापरवाही की वजह से प्रोफेसर भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया जाए, या फिर इससे भी बहुत कुछ बुरा हो सकता था। कॉलेज जो करेगा सो करेगा, पर कार्तिक पता नहीं प्रोफेसर भारद्वाज को अब क्या सजा देगा। जहाज में जैसे ही प्रोफेसर भारद्वाज को पता चला कि तानिया किडनैप हो गई है, उन्होंने तुरंत सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके कार्तिक को रिपोर्ट कर दिया। और जैसे उन्होंने उम्मीद की थी, कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू पता चल रहा था कि कार्तिक इस वक्त कितना गुस्से में है। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इस वक्त अपनी बहन तानिया के बारे में चिंता कर रहा था। उसे इस वक्त प्रोफेसर भारद्वाज के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था। जो बात कार्तिक को और ज्यादा डरा रही थी वो बात यह थी कि कार्तिक की उस स्पेशल जहाज में बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे। इसके बारे में किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को पता नहीं था, सिर्फ तानिया को पता था। उसके बाद भी कोई तानिया को किडनैप कैसे कर सकता है? असल में कार्तिक जब से वापस आया था तब से तानिया बाकी बच्चों के साथ काफी एंजॉय कर रही थी, और उस पूरे समुद्र में जगह जगह छोटे छोटे आइलैंड बने हुए थे जहां से आसपास का नजारा काफी खूबसूरत लगता था। बीच बीच में सभी स्टूडेंट्स रुककर इस सीनरी को देख रहे थे और वहां एंजॉय भी कर रहे थे। इस दौरान तानिया पूरी तरह से कार्तिक के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस भूल गई थी। कार्तिक की शिप ने जब इस बात का पता लगाया कि एक और शिप आसपास घूम रही है तो उसने तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सुबह सुबह ही पूरे जहाज में अलार्म बजा दिया था। इतना ज्यादा फील्ड इंस्पेक्शन करने की वजह से हर कोई गहरी नींद में सो रहा था। प्रोफेसर भारद्वाज भी काफी गहरी नींद में सोए हुए थे, इसीलिए किसी का भी ध्यान अलार्म पर गया ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जब सिंगल हॉर्न व्हेल यॉट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने देखा कि कोई भी अलार्म का रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा, तो उसने तुरंत ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। शुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तुरंत अननोन जहाज को मैसेज भेज दिया कि वो उनके जहाज के आसपास आए भी ना, पर दूसरी तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑटोमेटिकली कंट्री अटैक डिफेंस सिस्टम से दूसरे जहाज को ट्रैक कर लिया और अटैक करने लगा। हालांकि लास्ट मिनट पर अचानक से कार्तिक ने जितने भी वेपन सिस्टम यहाँ पर छोड़े थे वो सब खराब हो गए और किसी ने भी सही टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं किया। दूसरी तरफ इस अनजान जहाज में जितने भी लोग थे वो सब काफी ताकतवर थे। अचानक से सारे हथियारों के खराब होने की वजह से सिंगल हॉर्न व्हेल यॉट दुश्मनों से लड़ नहीं पाई, और अंधेरे में इसके अलावा भी बहुत सारे जहाजों ने मिलकर कार्तिक के जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। आसपास इतने सारे जहाजों की आवाज सुनकर अचानक तानिया और बाकी सब लोगों की नींद खुल गई। जैसे ही तानिया भागकर केबिन में ये देखने के लिए गई कि बाहर क्या हो रहा है, उस वक्त तानिया सिर्फ इतना देख पाई कि चारों तरफ अनजान जहाज उनके जहाज को घेर कर खड़े हैं। कुछ अनजान लोगों का ग्रुप बायोकेमिकल सूट पहनकर उनके जहाज में एंटर हो रहे थे, और जहाज का इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तानिया कुछ भी कर पाती या सोच पाती उससे पहले ही इन दुश्मनों ने उसे अपने कंट्रोल में कर ली और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसे वहां से ले जाने लगे। प्रोफेसर भारद्वाज और बाकी लोग थोड़ी देर से तानिया के पास पहुंचे। वो लोग तानिया को बचाना चाहते थे, पर एंड में उन सब लोगों को आसानी से पीट कर वहीं पर छोड़ दिया गया। हर कोई इस वक्त हैरान और परेशान होकर बस तानिया को अपने से दूर जाते हुए देख पा रहा था। कौन है ये लोग? क्यों इन लोगों ने तानिया को किडनैप किया है? हुए देख सकते थे। और अनजान लोगों ने सिर्फ तानिया को किडनैप किया और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं किया, और ना ही वो लोग कार्तिक की इतनी महंगी जहाज में इंटरेस्टेड थे। ये बात प्रोफेसर भारद्वाज को काफी अजीब लगी। वो समझ गए कि दुश्मनों का टारगेट तो सिर्फ तानिया ही थी, इसलिए उन्होंने हिम्मत दिखाकर थोड़ा तेज चिल्लाते हुए उन अनजान किडनैपर्स से पूछा, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? कहां लेकर जा रहे हो तानिया को? भारद्वाज के सवाल पूछने पर उन किडनैपर्स ने प्रोफेसर से कुछ नहीं छुपाया और अपना असली कारण बताते हुए कहा, हम सब विध्वंस राणा के लोग हैं और उनकी होने वाली पत्नी को उठा कर लेकर जा रहे हैं। जैसे ही प्रोफेसर भारद्वाज ने इन लोगों की बातें सुनी तो वो एकदम हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तानिया का किसी से रिश्ता हो गया और ये विध्वंस राणा कौन है। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत ये बात कार्तिक को बता दी, और जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो उसने गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कहा, इस कमीने विध्वंस की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? उसने मेरी बहन की किडनैपिंग करवाई ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक को इस बात में कोई शक नहीं था कि विध्वंस ऐसा कुछ कर भी सकता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी शह मिली हुई है। उसके दम पर वो तानिया को किडनैप करने जैसा घटिया प्लान भी सोच सकता है। हमेशा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही तो करते आए थे। उन्होंने अपनी बंदूक किसी और के कंधे पर रखकर चलाई थी और पीछे बैठकर हमेशा तमाशा देखा था, और हर बात से कोई ना कोई मुनाफा कमा लेते थे। पिछली बार उन्होंने सैंड कंट्रीज को मोहरा बनाया था, और इस बार कार्तिक के खिलाफ चाल चलने के लिए उन्होंने विध्वंस राणा को मोहरा बनाया था। और वहीं दूसरी तरफ विध्वंस राणा के लिए अपना ईगो और अपनी रेपुटेशन बहुत मायने रखती थी। जब उसे पता चला कि कार्तिक ने अपनी बहन की शादी उसके साथ करवाने से इनकार कर दिया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया।
उसका मित्तल परिवार में शादी करने का मेन कारण सिर्फ इतना था कि वो अपनी रेपुटेशन और प्रेस्टीज को बढ़ाना चाहता था। पर कार्तिक के मना कर देने से उसकी बेइज्जती हो गई थी और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया और आग में घी डालने जैसा काम किया। ये पूरी बात विध्वंस राणा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने डायरेक्टली कार्तिक से पंगा ले लिया और उसकी बहन को किडनैप करवा दिया। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे चिंता हो रही थी कि विध्वंस उसकी बहन के साथ कुछ कर ना दे। एक एक पल कार्तिक के लिए एक एक साल की तरह निकल रहा था। कार्तिक को चिंता हो रही थी कि विध्वंस जैसा क्रूर और जानवर जैसा इंसान कहीं उसकी बहन के साथ कुछ गलत न करना था। कार्तिक ने तुरंत मैगी को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो तानिया की लोकेशन को ट्रैक करे और अपने पहले ही बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो पोजिशनिंग डिवाइस तानिया के कपड़ों में और सामान में इंस्टॉल करवा दिए थे, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कार्तिक तुरंत तानिया की लोकेशन को ट्रैक कर सके। वैसे तो काफी रात हो चुकी थी पर प्रिंस अब्दुल अभी भी जागे हुए थे। जब उन्होंने मेंशन में इतनी हलचल होते हुए देखी तो थोड़ा परेशान होते हुए अपने कमरे से बाहर आए। जब उन्होंने कार्तिक का गुस्से से और परेशानी से भरा हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने तुरंत कार्तिक से डरते हुए पूछा, मिस्टर मित्तल क्या हुआ? आसपास जिस तरह की हलचल हो रही थी उस हिसाब से प्रिंस इतना तो समझ गए थे कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने प्रिंस से कुछ छुपाया भी नहीं और थोड़ा गुस्से से भरे एक्सप्रेशन के साथ तानिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ प्रिंस को बता दिया। जैसे ही प्रिंस अब्दुल ने ये बात सुनी तो उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और डरते हुए उन्होंने कहा, क्या आपकी बहन को विध्वंस राणा के लोगों ने किडनैप कर लिया? अब्दुल भी विध्वंस राणा के बारे में जानते थे क्योंकि उसकी गुंडागर्दी आसपास के सभी देशों में फैली हुई थी और वो अपनी क्रूरता की वजह से भी फेमस था। प्रिंस अब्दुल को नहीं पता था कि विध्वंस राणा ने तानिया के लिए रिश्ता भेजा था और कार्तिक के मना करने की वजह से विध्वंस ने ये कदम उठाया है। और इसीलिए प्रिंस अब्दुल समझ नहीं पा रहे थे कि विध्वंस की कार्तिक से क्या दुश्मनी हो गई। कार्तिक मित्तल परिवार का वंशज था और इतने बड़े परिवार के बेटे पर हाथ डालना या उनके घर की बेटी के साथ कुछ भी करना अपने आप में मौत को बुलावा देने जैसा था। जल्दी ही प्रिंस अब्दुल के दिमाग में कुछ आया और वो समझ गए कि हो ना हो इन सब के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही हाथ है। और यही सोचकर उसने कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक मित्तल, हम लोग अब बिजनेस पार्टनर हैं। अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे तुरंत बता सकते हैं। कार्तिक के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं था कि वो प्रिंस अब्दुल की बातों को सुने या समझे, इसलिए उसने फॉर्मेलिटी के साथ मना करते हुए कहा, नो थैंक यू सो मच। आपकी गुड इंटेंशंस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ पर आप इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कार्तिक जानता था कि कहाँ खाड़ी देश है और कहाँ इंडिया के ईस्ट में विध्वंस राणा रहता है। भला इस मामले में सैन कंट्रीज उसकी क्या ही मदद कर देंगी। और वो जानता था कि प्रिंस अब्दुल ये सब कुछ फॉर्मेलिटी के लिए कह रहे हैं, इसीलिए इन सब बातों को वो ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता था। अगर कोई और दिन होता तो कार्तिक पेशेंस के साथ इस बात का इंतजार कर सकता था कि सैन कंट्री के शेख विध्वंस राणा के लिए कोई मुसीबतें खड़ी करें या डायरेक्ट उस पर अटैक कर दें। पर आज बात उसकी बहन की थी। कार्तिक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी कि वक्त उसके पास बहुत कम था। जिस वक्त कार्तिक और प्रिंस अब्दुल आपस में बातें कर रहे थे तभी मैगी भागते हुए कार्तिक के पास आई और थोड़े घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ बोली, सर तानिया के ट्रैकिंग डिवाइस से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, शायद वो खराब हो गए। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी उसने हैरान होते हुए कहा, पर यह कैसे हो सकता है? कहीं उन लोगों ने? कार्तिक अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मैगी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जरूर उन लोगों ने शील्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया है। कुछ टाइम पहले जब शुक्ला परिवार ने कार्तिक को किडनैप किया था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके सारे ट्रैकिंग डिवाइसेस को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि कोई भी सिग्नल कहीं जा ना पाए और इसी वजह से मैगी उस वक्त कार्तिक को ढूंढ नहीं पाई थी और मैगी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के साथ उस बारबेरियन माउंटेन में जाकर कार्तिक को ढूंढना पड़ा था। कुछ देर सोचकर कार्तिक ने मैगी से पूछा, क्या स्पेशल लोकेटर से भी कोई सिग्नल नहीं आया है? पिछली बार कार्तिक को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए यहाँ आने के बाद उसने रितिका और रजत से कहकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल न्यू लोकेटर डिवाइस डेवलप करवाया था। दिखने में ये लोकेटर बहुत छोटा सा था पर ये काफी दूर तक पावरफुल सिग्नल्स भेज सकता था। नॉर्मल शील्डिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस डिवाइस भी इसे ब्लॉक नहीं कर सकते थे और सबसे जरूरी बात, इसे बॉडी की स्किन के अंदर भी इम्प्लांट किया जा सकता था। अगर किसी स्पेशल सिचुएशन में कोई भी किसी की बॉडी सर्च करे तो भी ये डिवाइस या लोकेटर को नहीं ढूंढ पाएगा। हालांकि कार्तिक को जो आखिरी उम्मीद बची हुई थी वो भी टूट गई क्योंकि मैगी एक बार फिर से कार्तिक के पास आई और दुखी होकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोली, उस लोकेटर से भी कोई सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने परेशान होते हुए कहा, क्या उन लोगों ने उस डिवाइस को भी डिस्कवर कर लिया और क्या इसी वजह से उन लोगों ने ट्रैकिंग डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया? असल में ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि अगर उस डिवाइस में से किसी भी तरह की आवाज आई तो इसका मतलब साफ था कि उन लोगों ने तुरंत तानिया के उस डिवाइस को कट कर दिया होगा। कार्तिक को इस बात से ज्यादा दुख हो रहा था कि जब उन लोगों ने इस डिवाइस को कट किया होगा तो तानिया को बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ होगा। कार्तिक ये बात सोच भी नहीं पा रहा था। कुछ सोचकर मैगी ने कार्तिक से कहा, बॉस एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये लोग तानिया को किडनैप करके पानी के अंदर ले गए हों। मैगी की ये बात सुनकर कार्तिक ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन लोगों ने सबमरीन का इस्तेमाल किया है तानिया को ले जाने के लिए? अगर ऐसा हुआ होगा तो सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि अगर दुश्मन प्लेन या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके तानिया को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए होते किसी भी हाल में कार्तिक डिवाइस को ट्रैक कर लेता। पर पानी के अंदर ट्रैकर को ट्रैक करना मुश्किल था क्योंकि समुद्र अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है और इस अलग दुनिया के अंदर तानिया को ढूंढ पाना मुश्किल था। अगर एक बार कोई सबमरीन पानी के अंदर चली जाए तो उसे पानी के अंदर ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था क्योंकि अब पानी के अंदर होने की वजह से सबमरीन को ढूंढने के लिए सिर्फ सोनार का इस्तेमाल किया जा सकता था और इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं था क्योंकि समुद्र के अंदर भी शांति नहीं होती है। अलग अलग आवाजों की वजह से इंटरफेरेंस होता रहता है और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कार्तिक को इस वक्त पता नहीं था कि विध्वंस राणा के लोग
कार्तिक कहाँ जाकर तानिया को ढूंढे। ये सब कुछ सोचकर कार्तिक का दिमाग बहुत खराब हो गया। उसने गुस्से से हवा में अपना पैर दे मारा। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने चिल्लाकर पूरे मेंशन में, विध्वंस राणा, अगर तुमने मेरी बहन के बाल को भी हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे बहुत बुरी बात मारूंगा। प्रिंस अब्दुल जो एक तरफ खड़े होकर काफी देर से कार्तिक की बात सुन रहे थे, जैसे ही उन्होंने कार्तिक का ये गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखा तो मन ही मन में और ज्यादा डर गए। थोड़ी हिम्मत करते हुए अपने मुंह का सलाइवा गटक कर प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल, ऐसा नहीं है कि हम उस सबमरीन को ढूंढ नहीं सकते। कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल थी। जैसे ही उसने प्रिंस अब्दुल की बात सुनी तो तुरंत उनकी तरफ देखकर पूछा, आपने अभी अभी क्या कहा? इस वक्त कार्तिक पहले से ही अपनी बहन की सेफ्टी को लेकर बहुत चिंता में था, और जैसे ही उसने प्रिंस अब्दुल की बात सुनी तो अचानक से वो खुश हो गया था। उसके मन में चिंता भी थी, लेकिन कार्तिक ये सोचकर खुश हुआ था कि सबमरीन को ढूंढा जा सकता है। हालांकि अगले ही पल वो ये सोचकर परेशान हो गया कि सबमरीन को खोजेंगे कैसे, क्योंकि इतने बड़े ओशन के सरफेस पर जाकर किसी भी सबमरीन को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वाटर के अंदर हिडन सबमरीन को ढूंढना तो दूर की बात थी, अगर करंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया भी जाए तो भी सबमरीन को लोकेट कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब क्या करेगा कार्तिक? कैसे ढूंढेगा अपनी बहन को? क्या परिवार? कार्तिक को इस बात की चिंता हो रही थी कि वो लोग समुद्र में सबमरीन को ढूंढेंगे कैसे। प्रिंस अब्दुल ने जब देखा कि कार्तिक बहुत ज्यादा चिंता में लग रहा है तो उसने बिना कुछ सस्पेंस रखे जल्दी से कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि मैं सबमरीन को ढूंढ सकता हूँ क्योंकि मुझे उस सबमरीन की लोकेशन पता है। प्रिंस की बात सुनकर अचानक से कार्तिक की आंखों में चमक आ गई। उसने खुद से ही कहा, मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? कार्तिक को पता है कि घूम फिर कर किडनैपर विध्वंस राणा के पास ही जाएंगे, तो ऐसे में उस तरफ जाने का एक ही रास्ता है। अगर ये लोग उस रास्ते पर अपने लोगों को भेजकर तानिया को रेस्क्यू कर लेते हैं तो फिर कभी विध्वंस राणा तक वो कभी पहुंच नहीं पाएगी। कार्तिक इस वक्त इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो सोच रहा था कि अगर पानी के अंदर उसने सबमरीन पर अटैक करवाया तो तानिया की जान खतरे में पड़ सकती है और हो सकता है कि सबमरीन पानी में डूब जाए। इतने बड़े साउथ एशियन ओशन के अंदर सबमरीन को ढूंढना किसी छोटी कील को ढूंढने जैसा था। फिलहाल कार्तिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सबमरीन की लोकेशन का पता करना था, इसलिए उसने तुरंत घबराते हुए इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जल्दी करो, मुझे बताओ कि कौन से डॉक से होकर सबमरीन ईस्ट इंडिया की तरफ जाएगी। कार्तिक की बात सुनकर प्रिंस अब्दुल ने मैगी से पूछा, क्या यहाँ पर मैप है? मैगी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और जल्दी से भागकर एक बड़ा सा मैप ले आई। मैगी अपने साथ जो मैप लेकर आई थी वो एक प्रोफेशनल मैरीटाइम मैप था जो आम लोगों की समझ से बाहर होता था। इस मैप के अंदर आमतौर पर सभी पोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती थी। प्रिंस अब्दुल ने ध्यान से उस मैप को देखा। वो तो एक प्रिंस था और लग्जरी लाइफ जीता था, हालांकि उसकी पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल नॉलेज भी काफी अच्छी थी और ये बाकी प्रिंस की तरह गुड फॉर नथिंग बिल्कुल नहीं था। प्रिंस अब्दुल ने ध्यान से मैप को देखा और उस लोकेशन के बारे में पूछा जहां से तानिया को किडनैप किया गया था। जब सब कुछ कंफर्म हो गया तो उसने एक इमेजिनरी लाइन उस मैप के ऊपर खींचते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये लोग बांग्लादेश से होकर ईस्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि आसपास कोई और पोर्ट है भी नहीं। मुझे इस बात का विश्वास है कि इन लोगों ने जो सबमरीन इस्तेमाल की होगी वो कोई ओल्ड मॉडल होगी। कार्तिक इस वक्त काफी घबराया हुआ था। उसे बार बार यही लग रहा था कि कहीं विध्वंस राणा के लोग किडनैपिंग के दौरान तानिया के साथ कुछ गलत ना कर दें और उसे टॉर्चर ना कर दें। कार्तिक इस वक्त परेशान था, इसीलिए उसने प्रिंस अब्दुल से थोड़ा इंपेशेंट होते हुए कहा, जो कहना जल्दी कहो और साफ साफ कहो। प्रिंस अब्दुल जानते थे कि कार्तिक इस वक्त बहुत खराब मूड में और इसीलिए उसने कार्तिक के इस बिहेवियर को ज्यादा माइंड नहीं किया और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने कहा कि ये एक पुरानी सबमरीन है जिसका मतलब है कि ये पूरे टाइम पानी के अंदर नहीं रह सकती है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी के बाहर जरूर आएगी और फिर इस सबमरीन की एंड्योरेंस लिमिटेड है। इसे रास्ते में पोर्ट्स पर रिप्लेनिश भी किया जाएगा। अब जाकर कहीं कार्तिक प्रिंस की बात समझ पाया था। इसका मतलब साफ था कि जब सबमरीन पानी के बाहर आएगी तो उस वक्त उसे तुरंत बिना वक्त गवाए तानिया को बचाना होगा। कार्तिक के मन में एक नई उम्मीद जाग गई थी। उसने बहुत ही ग्रेटिफाइड लुक के साथ प्रिंस अब्दुल को देखा और मन ही मन प्रिंस अब्दुल का शुक्रिया अदा करने लगा। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि रॉयल फैमिली के ये सारे प्रिंस यूजलेस नहीं होते, कुछ लोग तो होते हैं जो वाकई में रॉयल फैमिली के हकदार होते हैं। कार्तिक ने तुरंत मैगी को ऑर्डर देते हुए कहा, तुरंत टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेंज करो और उन्हें कहो कि 6000 टर्मिनेटर को ले और उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और ध्यान रखें कि ये लोग नॉर्मल दिखने चाहिए और विध्वंस राणा के इलाके में जाकर छुप जाने चाहिए। कार्तिक का ऑर्डर लेकर मैगी तुरंत बाहर गई और सभी लोगों को इकट्ठा करने लगी। तानिया को बचाने के लिए मैगी ने 8000 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स में से 6000 सिक्योरिटी गार्ड्स को टर्मिनेटर के साथ भेज दिया और 2000 सिक्योरिटी गार्ड्स को आइलैंड की सिक्योरिटी के लिए छोड़ दिया। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की सुपर फैक्ट्री में अभी तक दिन रात मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था, पर अभी भी सिर्फ 3000 टर्मिनेटर ही बन पाए थे। कार्तिक ने बिना सोचे समझे इन सबको टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के साथ भेज दिया ताकि विध्वंस राणा के लोगों से लड़ सके। कार्तिक ने सोच लिया था कि चाहे आज खुलकर लड़ाई हो जाए और विध्वंस राणा और कार्तिक को खुद जंग में उतरना क्यों ना पड़े, और तानिया को कार्तिक हर हाल में बचा कर रहेगा। जहां एक तरफ कार्तिक अपनी बहन को बचाने के लिए सारे काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ तानिया को जैसे ही विध्वंस राणा के लोग उठाकर ले गए उसे तुरंत सबमरीन के एक छोटे से केबिन में बंद कर दिया गया। शुरू में तानिया खुद को इस मुसीबत से निकालने के बारे में सोच रही थी, पर जब उसने देखा कि उसे सबमरीन के अंदर बंद किया गया है और तुरंत ही पानी के अंदर ले जाया जा रहा है, उसने खुद को बचाने की सारी उम्मीदें छोड़ दी, क्योंकि अगर तानिया बच भी जाती तो वो इतने बड़े समुद्र में तैरकर बाहर नहीं आ सकती थी। तानिया सबमरीन के केबिन के अंदर अकेली थी और लगातार यही सोच रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे बिना वजह किडनैप कर लिया गया था। शुरू में तानिया को लग रहा था कि ये लोग कार्तिक के पीछे हैं और इन लोगों का मकसद कार्तिक को परेशान करना है। हालांकि जल्दी ही उसे पता चल गया कि इन सब के पीछे तो विध्वंस राणा है। तानिया को समझ में आ गया था कि हो ना हो ये विध्वंस राणा वही है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी और जिसके लिए कार्तिक ने तुरंत मना कर दिया था। पर लगता है विध्वंस राणा ने अभी तक हार नहीं मानी है। साथ ही साथ तानिया के दिमाग में ये भी चल रहा था कि जरूर विध्वंस राणा ने इस बात को अपने ईगो पर लिया है और उसे किडनैप करके वो लोगों को दिखाना चाहता है कि वो किसी से कम नहीं है। जितना तानिया बीते वक्त में कार्तिक के साथ रही थी उस हिसाब से उसे इतना तो समझ में आ गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कार्तिक के सबसे बड़े दुश्मन हैं
और इसीलिए तानिया ने मन में सोचा कि 80% पॉसिबिलिटी इस बात की भी है, इसके पीछे पूरी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हाथ होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खुद से कोई मौका नहीं मिल रहा था कि वो कार्तिक पर कोई अटैक कर सके, और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अभी तक इतना ताकतवर बन चुका था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहीं ना कहीं उसकी इस ताकत से डर लगता था। इसीलिए वो लोग दूसरे दुश्मनों को ढूंढ रहे थे जो कार्तिक पर अटैक कर सके। इन सारे छोटे छोटे दुश्मनों से लड़ते हुए कार्तिक थक जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक साथ कार्तिक पर अटैक कर देंगे और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये सब कुछ सोचकर तानिया का दिल बहुत घबरा रहा था। वो उस पूरे केबिन के अंदर अकेली थी। पहला डर उसे ये लग रहा था कि शायद कार्तिक उसे ढूंढ नहीं पाएगा, और दूसरा डर इस बात का लग रहा था कि कहीं उसे किडनैप करने वाले लोग उसके साथ कुछ गलत ना कर दें। तानिया चाहे जितनी डरी क्यों ना हो, वो अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। शायद इसका कारण ये था कि उसे समझ में आ गया था कि ईस्ट का प्रिंस उसे पसंद करता है, तो ऐसे में उसे किडनैप करने वाले लोग उसके साथ कुछ भी मिसबिहेव तो कर नहीं सकते, क्योंकि उन पर भी प्रिंस का खौफ बैठा हुआ है। और ये सब कुछ सोचकर तानिया का दिल थोड़ा शांत हो गया था। पर अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी, पर कम से कम वो कुछ देर के लिए सेफ जरूर थी। तानिया अगर एक बार विध्वंस राणा के हाथों में पहुंच गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तानिया ने भी सुन रखा था कि विध्वंस एक नंबर का घटिया आदमी है और दुनिया में ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जो उसने ना किया हो। कुछ देर खुद को रिलैक्स करके तानिया ध्यान से पूरे केबिन को देखने लगी। यहाँ कोई सर्वेलेंस कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, या फिर कोई उसके मूवमेंट पर नजर तो नहीं रख रहा है। जब आसपास कुछ भी नजर नहीं आया तो तानिया ने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ लोकेशन सेंसर बहुत ध्यान से बाहर निकाला। इस वक्त उस सेंसर में रेड लाइट जल रही थी और ये देखकर तानिया पूरी तरह से डिप्रेस हो गई, क्योंकि रेड लाइट जलने का मतलब था सेंसर कार्तिक को सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है। अगर कार्तिक तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो कार्तिक तानिया को ढूंढ भी नहीं पाएगा और ना ही उसे पता होगा कि तानिया को कहाँ लेकर जाया जा रहा है। तानिया को तो ये भी नहीं पता था कि कार्तिक को अभी तक किसी ने कोई इन्फॉर्म किया भी है कि नहीं कि वो किडनैप हो चुकी है। तानिया धीरे धीरे खुद की हिम्मत बढ़ाने लगी और इस मुसीबत से बाहर निकलने का खुद ही कोई रास्ता ढूंढने लगी। कुछ देर सोचकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। तानिया ने लगभग जोर से आवाज देते हुए कहा, क्या कोई मुझे सुन रहा है? कोई आओ, अगर मुझे खाना तो मुझे भूख लग रही है। तानिया देर तक दरवाजा खटखटाती रही पर कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहता। पर तानिया ने भी हार नहीं मानी थी और उसने एक बार जोर से दरवाजा खटखटाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों को डर नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग विध्वंस राणा को क्या जवाब दोगे? मुझे किडनैप तो कर लिया, पर अगर मुझे कुछ हो गया ना तो विध्वंस राणा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और ना ही मेरा भाई कार्तिक छोड़ेगा तुम्हें। तानिया की ऐसी धमकी सुनकर इस बार बाहर से जवाब आया। अगले ही पल दरवाजा खुल गया और बहुत ही अनफ्रेंडली सा और डरावना सा दिखने वाला आदमी हाथ में खाने की प्लेट लेकर आया और तानिया से बोला, अगर तुम्हें भूख लगी है तो चुपचाप ये खाना खाओ, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई खुरापात चल रही है तो याद रखना कि हम लोग अभी पानी के अंदर हैं। तुम जाकर भी कहीं भाग नहीं सकती हो और ना ही कोई तुम्हें बचाने आएगा। इस आदमी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे ये तानिया को खाना ना देना चाहता हो, पर क्या करे, विध्वंस राणा वाली धमकी सुनकर जबरदस्ती से खाना तो देना ही पड़ रहा। अगर तानिया की शादी विध्वंस राणा से नॉर्मल तरीके से हो रही होती तो उसके लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तानिया से इस तरह से बात कर ले। पर अभी तो तानिया सिर्फ एक कैदी थी और इससे ज्यादा उसकी कोई इज्जत थी नहीं। तानिया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस आदमी को बाहर जाते हुए देखने लगी, और जैसे ही वो आदमी बाहर गया उसने दरवाजा बंद किया तो तानिया ने तुरंत बड़ी सी चम्मच भर के खाना खाना शुरू कर दिया। तानिया जानती थी कि इस मुसीबत से निकलना है तो सबसे पहले खाना तो खाना ही पड़ेगा और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा, ताकि जैसे ही मौका मिले तानिया यहाँ से भाग भी सके। तानिया को जब किडनैप करके सबमरीन में लाया जा रहा था तो उसने पहले ही पूरे रास्ते ध्यान से सबमरीन को चेक किया था और उसे कुछ नजर आया था। तानिया को इतना समझ में आ गया था कि ये एक पुरानी सबमरीन है और इस सबमरीन के अंदर बहुत कुछ लिमिटेड स्पेस है। ऐसे में फ्यूल और बाकी सप्लाईज को स्टोर करने के लिए इसमें ज्यादा जगह है नहीं। ऐसे में ईस्ट प्रिंस तक पहुंचने के लिए किडनैपर को सबमरीन को रिफिल करवाना ही पड़ेगा, और रिफिल करने के लिए किसी न किसी पोर्ट पर यह सबमरीन जरूर रुकेगी। और इन सब के अलावा किडनैपर्स ने भी तानिया को कुछ भी देखने से रोका नहीं। ऐसा नहीं था कि वो लोग सिचुएशन को इग्नोर कर रहे थे, बल्कि उन्हें लग रहा था कि ये छोटी सी बच्ची क्या ही कर लेगी, और फिर पानी के अंदर से तो वो भागकर जा भी कहां सकती है। क्या तानिया किडनैपर्स से बच पाएगी और अपने भाई तक पहुंच पाएगी? क्या कार्तिक ढूंढ पाएगा तानिया को? जहां एक तरफ तानिया अपनी प्लानिंग कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को इकट्ठा कर चुका था और उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर चुका था। उन सभी लोगों ने ट्रांसपोर्ट प्लेन का इस्तेमाल किया और अरब सागर की तरफ आ गए, और इधर से ही होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ पोर्ट पर किडनैपर अपनी सबमरीन को रिफिल करवाने वाले थे। कार्तिक भी 3 में से एक ग्रुप के साथ उनके प्लेन में चला गया था। उसके साथ प्रिंस अब्दुल भी उसे फॉलो करते हुए चल रहे थे। हर कोई आसपास के पोर्ट पर नजर रख रहा था। पानी से ज्यादा हवा में तेजी होती है और शायद इसीलिए अपनी खुद की प्राइवेट प्लेन से कार्तिक जल्दी जल्दी सारे पोर्ट पर नजर डाल पा रहा था। कार्तिक पूरी तैयारी कर चुका था, जैसे ही किडनैपर की सबमरीन पोर्ट पर आएगी तो वो तुरंत उन्हें दबोच लेंगे। इसी दौरान प्रिंस अब्दुल, जो काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि कार्तिक को खुश कर दें, वो कार्तिक के पास आए। प्रिंस अब्दुल पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने पहले जो गलती की है उस बात को कार्तिक अच्छे से भूल जाए और प्रिंस अब्दुल पर विश्वास करना शुरू कर दे, उन्हें अपने दोस्तों की टीम में शामिल कर ले। दूसरी तरफ कार्तिक भी चाहता था कि कोई ना कोई तो उसकी मदद कर ही दे इस वक्त, और प्रिंस अब्दुल उस वक्त कार्तिक के लिए एक मसीहा बनकर आए थे। इसीलिए कार्तिक वाकई बहुत ज्यादा खुश था और प्रिंस अब्दुल से कहीं ना कहीं इंप्रेस भी था। हालांकि प्रिंस अब्दुल को लग रहा था कि शायद उन्होंने जो मदद की है वो कोई काफी नहीं है, इसीलिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि कार्तिक की सारी नाराजगी दूर हो जाए। ये सोचकर उन्होंने कार्तिक को एक सजेशन देते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, वैसे तो हमारी नजर हर एक पोर्ट पर है, सबमरीन कहीं भी आएगी तो हम उसे रोक लेंगे,
पर मुझे लगता है कि हमें एक बैकअप प्लान तैयार कर लेना चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो मैं रॉयल मॉडर्न फ्लीट को वहां बुला लूंगा। जैसे ही कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल की बात सुनी तो वो एकदम दंग रह गया। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिंस अब्दुल ऐसा कुछ कहेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि कोई भी देश अपना मॉडर्न फ्लीट, जहाजों का बेड़ा, किसी बड़े युद्ध में ही इस्तेमाल करता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है। हालांकि इतनी सी बात के लिए प्रिंस अब्दुल का मॉडर्न फ्लीट इस्तेमाल करने की बात कहना कार्तिक को काफी हद तक हैरान कर गया था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सैंड कंट्री कार्तिक से अपना रिश्ता सुधारने के लिए इस हद तक चली जाएगी। कार्तिक को शुरू से लेकर अब तक ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रिंस अब्दुल उसके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं, और वो इतनी जानकारी और फिर मदद इसीलिए कर रहे हैं ताकि कार्तिक की सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी को वो अपने हाथ में ले सके। कार्तिक को विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर उसने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए प्रिंस अब्दुल से पूछा, अगर ऐसा है तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पर मेरी इतनी मदद करने के लिए क्या आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं? वैसे तो कार्तिक प्रिंस अब्दुल की कोई मदद नहीं लेना चाहता था, पर वो जानता था कि बिना उसकी मदद के बचाया तो जा सकता है, पर इसमें थोड़ी देर हो जाएगी और कार्तिक अपनी बहन को ज्यादा परेशानी में देख नहीं सकता था। कार्तिक ने तो सोच भी लिया था कि अगर किसी भी पोर्ट पर किडनैपर नहीं रुके तो कार्तिक ईस्ट इंडिया में दखल देकर अपने सारे लोगों को भेजकर तानिया को छुड़ाने आ जाएगा, फिर उसे विध्वंस राणा से लड़ाई ही क्यों न लड़नी पड़े। वहीं दूसरी तरफ जब प्रिंस अब्दुल ने देखा कि कार्तिक उसे गलत समझ रहा है तो उसने तुरंत हाथ दिखाकर मना करते हुए कहा, नहीं नहीं मिस्टर मित्तल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई भी कंडीशन नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तो बस आपकी इस मुश्किल वक्त में मदद करना चाहता हूँ, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं ये मदद कर सकता हूँ। कार्तिक ध्यान से प्रिंस अब्दुल के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब उसने देखा कि वाकई प्रिंस काफी ज्यादा सिंसियर है और झूठ नहीं बोल रहा है तो कार्तिक ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। कुछ सोचकर कार्तिक 2 कदम आगे बढ़ा और प्रिंस के कंधे को दबाते हुए बोला, तुम इस मुश्किल वक्त में मदद कर रहे हो, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा, और तुम चिंता मत करो, इस वजह से तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। कार्तिक खुश था कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसे किसी भी बकवास शर्त को नहीं मानना पड़ रहा था, और ना ही प्रिंस अब्दुल ने इस वक्त में कार्तिक के सामने उसके ट्रम्प कार्ड, उसकी सुपर बैटरी की कोई शर्त रखी थी। प्रिंस अब्दुल अपने मन में सोच रहे थे कि एक बार वो कार्तिक के दिल में अपनी जगह बना ले, उसके बाद कार्तिक का रिश्ता उनके साथ और मजबूत हो जाएगा। कार्तिक आने वाले वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगले 100 साल कार्तिक के हाथों में थे। ऐसे में इतने मजबूत आदमी से अगर रिश्ता बना लिया तो सब कुछ सैंड कंट्री के हाथों में भी होगा। कहीं ना कहीं इतनी सारी मदद करके प्रिंस अब्दुल ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई सैंड कंट्री पूरी तरह से कार्तिक की तरफ है, ना कि विध्वंस राणा और उसका साथ देने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम की तरफ। कार्तिक एक पोर्ट पर बनी हुई सबसे ऊंची बैक साइड का काम है। बैक साइड में चोली में जो कलरिंग है वहाँ सिल्वर आएंगे ना, सिल्वर की जगह पे कलर आएंगे। गले में ना कमर पट्टी में जो पीछे बैक साइड हार रहा था। वो ध्यान से देख रहा था कि कहीं भी सबमरीन की कोई भी झलक दिख जाए। हालांकि काफी देर बाद तक भी उन्हें सबमरीन का कुछ भी अता पता नहीं चला, और ये देखकर कार्तिक काफी ज्यादा उदास हो गया। क्या सबमरीन के पहुंचने का टाइम हो गया था? एक मिनट बीतता जा रहा था पर सबमरीन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब देखकर कार्तिक के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, उसकी घबराहट तेज हो रही थी। शुरू में उसे उम्मीद थी कि शायद वो इसी पोर्ट पर अपनी बहन को बचा लेगा, पर अनफॉर्चुनेटली किडनैपर भी बहुत ज्यादा होशियार थे। उन्हें भी पता था कि जरूर कार्तिक उन्हें यहाँ रोक सकता है, और शायद इसीलिए उन्होंने कहीं और रिफिल करने का सोचा। कार्तिक ने एक टेलीस्कोप लिया और पानी के अंदर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ सबमरीन पानी के अंदर इधर उधर घूम रही थी। समुद्र बहुत बड़ा था और सबमरीन इधर उधर नहीं जा सकती थी। उन्हें उस रोड पर जाना था जो डिसाइडेड था। कार्तिक और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने प्रिंस अब्दुल की मदद ली, और अगले ही पल प्रिंस अब्दुल ने अपनी रॉयल फैमिली में मैसेज भेज दिया और एक बड़ा जहाज का बेड़ा पानी में उतर गया। प्रिंस अपने काम पर लग गए थे तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी। कार्तिक ने अपने लोगों को लिया और अगले पोर्ट की तरफ चला गया। यूएई और बाकी सैंड कंट्रीज के लोगों को ज्योग्राफिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा था, क्योंकि आसपास के देशों में और इंडिया में भी मुस्लिम लोग बहुत रहते थे, और इसी वजह से इन लोगों को काफी सपोर्ट मिलता था। कार्तिक पूरे दिन पोर्ट पर यहीं खड़ा रहता था। उसे मन ही मन कुछ गलत होने का डर सता रहा था। कियारा कार्तिक के साथ यहाँ आना चाहती थी, पर कार्तिक ने बहुत मुश्किल से वहीं उसे रोकने के लिए मनाया और खुद यहाँ आ गया। पूरे पोर्ट पर बहुत सारी मर्चेंट्स की ऑर्डिनरी शिप्स थी। ऐसे में कौन सी शिप या सबमरीन के अंदर तानिया है, इस बात का पता लगाना भी आसान नहीं था। कार्तिक को मैगी की दी हुई सिचुएशन और प्रिंस अब्दुल के बताए हुए सजेशंस पर पूरा विश्वास था। कार्तिक को पूरा विश्वास था कि अगर सबमरीन ईस्ट में जाएगी तो यहीं से होकर गुजरेगी, और अभी तक सबमरीन नहीं आई थी। इसका मतलब साफ था कि पानी में कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। कहीं सबमरीन पानी के अंदर ही तो। कार्तिक आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने अपने गले में पहनी हुई चैन को कसकर पकड़ लिया और खुद को दिलासा देने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कार्तिक का दिल घबरा रहा था, वो बार बार 2 चीजों के बीच में फंसा हुआ था। एक तरफ सोच रहा था कि सबमरीन के आने का इंतजार कर ले, तो दूसरी तरफ सोच रहा था कि अपने सभी लोगों को विध्वंस राणा के इलाके में भेजकर अपनी बहन को वहीं से छुड़ा ले। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अब्दुल की धड़कनें भी तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें घबराहट होने लगी क्योंकि उन्होंने खुद सामने आकर कार्तिक को सजेशन दिया, जिसकी वजह से कार्तिक ने अपने सारे लोगों को पोर्ट पर लगा दिया और इतने सारे टर्मिनेटर भी ले आया था। प्रिंस अपने मन में सोचने लगा कि अगर उसकी वजह से कार्तिक अपनी बहन को नहीं बचा पाया तो इसका सारा इल्जाम उस पर लग जाएगा, और हो सकता है कि कार्तिक इसे प्रिंस की चालाकी समझ ले और उसे जान से मार डाले और सैंड कंट्री के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले ले। सोचते सोचते अचानक से प्रिंस की नजर सामने के डॉक पर गई, जहां एक छोटी सी शिप पानी की तरफ जा रही थी और उसमें रिफिल करने का सामान था। ये देखकर प्रिंस की आंखों में चमक आ गई और वो समझ गया कि विध्वंस राणा के लोग खुद सामने नहीं आ रहे, बल्कि पानी के अंदर रहकर ही दूसरी शिप से अपनी सबमरीन को रिफिल करवा रहे हैं। जैसे ही कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल को इतना ज्यादा खुश होते हुए देखा तो हैरान होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह खुश क्यों हो रहे हो?
प्रिंस अब्दुल को जल्दी ही समझ में आ गया कि वो अभी जरूरत से ज्यादा हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे किया और थोड़ा शर्म महसूस करते हुए बोले, मिस्टर मित्तल, मैं माफी चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मैंने इस बारे में पहले नहीं सोचा। हो सकता है कि वो सबमरीन खुद से रिप्लेनिश कर रही हो और किसी पोर्ट पर नहीं आ रही हो। जैसे ही कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल की बात सुनी तो शॉक होकर कहा, तुमने मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? कार्तिक इस बात के लिए प्रिंस अब्दुल को दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि प्रिंस अब्दुल अभी अभी उसके साथ बिजनेस आली बने थे। उसके बाद वो कार्तिक की इतनी मदद कर रहे थे, ये बात कार्तिक के लिए किसी एहसान से कम नहीं थी। हालांकि कार्तिक ने स्टोन में बात इसलिए की थी क्योंकि वो काफी मन ही मन पैनिक हो चुका था और अचानक से ये बात सुनकर उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन प्रिंस पर निकाल दी और कुछ दूरी पर पानी में जा रही शिप को देखकर कहा, मुझे ये बात अभी इसलिए याद आई क्योंकि मैंने उस जहाज को देखा। हो सकता है कि वो लोग भी इसी तरह एक जहाज से दूसरे जहाज में सप्लाई ले रहे हो। प्रिंस अब्दुल की बात सुनकर कार्तिक ने भी सहमत होते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि अब यही एक ऑप्शन बचा है जो किडनैपर यूज कर सकते हैं। कार्तिक ने जब पानी के अंदर जा रही जहाज को इतनी तेज स्पीड से जाते हुए देखा तो उसने खुद ही बड़बड़ाते हुए कहा, कहीं यही तो वो शिप नहीं है जो सबमरीन में सप्लाई रिफिल करने जा रही है। कार्तिक अपनी बात कहकर थोड़ा दंग हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अब्दुल थोड़े कंफ्यूज नजर आए। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक से ही आंखों ही आंखों में दोनों ने एक डिसीजन ले लिया और एक साथ तेज आवाज में बोले, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो शायद तानिया का पता चल जाए। इतना कहकर दोनों ही एक्साइटेड हो गए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वैसे तो वो लोग श्योर नहीं थे कि ये वही शिप है या नहीं, पर एक उम्मीद उन दोनों को मिल गई थी। कार्तिक ने जल्दी से एक्शन लिया और अपने लोगों को तुरंत उस शिप का पीछा करने के लिए कहा। कार्तिक जल्दबाजी में यहाँ आया था, उसके पास अपनी कोई जहाज नहीं थी, इसीलिए उसने तुरंत किराए पर एक जहाज की जो उसके सामने ही थी। कार्तिक ने ग्रुप में अपने लोगों को अपने साथ लिया और सभी लोग एक साथ उस प्राइवेट शिप में चढ़ गए जो पोर्ट के ही पास पार्क थी। यहाँ पर बहुत सारी कार्गो शिप्स थी जो थोड़ी धीरे धीरे चलती थी क्योंकि बहुत भारी होती थी, पर उनके अलावा भी बहुत सारे छोटे जहाज या फिशिंग बोट्स होती थी जिनकी स्पीड काफी तेज थी। क्या कार्तिक वक्त रहते तानिया को बचा पाएगा या तानिया और कार्तिक के रिश्ते का ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा? कार्तिक हर हाल में उस सप्लाई शिप को पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी प्लेन ली और समुद्र के डॉक के पास चला गया जो कुछ ही दूरी पर था। कार्तिक अपने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं ले जा सकता था, इसीलिए उसने अपने सबसे ज्यादा ताकतवर एलीट बॉडीगार्ड्स को सेलेक्ट किया और उन्हें अपने साथ प्लेन में ले गया। जितने सबऑर्डिनेट्स बच गए थे वो सब किडनैपर का इंतजार कर रहे थे और बैकअप के तौर पर प्लान बना रहे थे। बोट पर पहुंचकर कार्तिक इधर उधर एक अच्छी बोट देखने लगा, पर उसे कोई भी बोट नहीं मिल रही थी। इस वजह से कार्तिक काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी कार्तिक की नजर एक बड़ी सी याट पर गई जो अभी अभी ड्राइव करके पोर्ट के पास आई थी। उसे देखते ही कार्तिक खुश हो गया। वैसे तो ये याट उतनी बड़ी थी नहीं जितनी कार्तिक की अपनी पर्सनल जहाज थी, पर फिर भी इसकी स्पीड काफी अच्छी थी और ये बात कार्तिक को काफी अच्छी लगी। बोट पोर्ट पर पहुंच गई थी। बोट रुकती उससे पहले ही कार्तिक तुरंत जंप करके उसके अंदर चला गया। जैसे ही बोट पर खड़े बॉडीगार्ड्स ने ये सब देखा तो उन्होंने चिल्लाते हुए कार्तिक से कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? ये एक प्राइवेट बोट है, ये तुरंत इससे नीचे उतरो। इतना कहकर सारे बॉडीगार्ड्स कार्तिक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। इस वक्त कार्तिक किसी लंगूर की तरह गुलाटी खा रहा था, कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर जा रहा था। कार्तिक ने उन लोगों को देखकर कहा, तुम्हारा मालिक कौन है? मुझे उससे बात करनी है। बॉडीगार्ड ने कार्तिक की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि ये कोई आम सा लड़का है, इसीलिए उन लोगों ने कार्तिक से कहा, बच्चे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुरंत नीचे उतरो वरना उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। बॉडीगार्ड की बात सुनकर कार्तिक ने भी गुस्सा करते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुम्हारे मालिक से और तुरंत इस बोट के ओनर से मैं मिलना चाहता हूँ। जल्दी बताओ कौन है इसका मालिक, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बॉडीगार्ड अभी भी कार्तिक से बहुत बुरी तरह से बात कर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कार्तिक नीचे नहीं उतर रहा है तो वो लोग कार्तिक के खिलाफ एक्शन लेने वाले थे। ये जहाज कार्तिक के जहाज जितना महंगा तो नहीं था, पर फिर भी काफी लग्जरी मॉडल लग रहा था जिसकी कीमत बिलियन रुपीस में थी। एक तो वैसे ही कार्तिक जल्दी से अपनी आइडेंटिटी किसी को बताता नहीं था और ऊपर से कार्तिक बंदर जैसी हरकतें कर रहा था, तो बॉडीगार्ड को यही लग रहा था कि कार्तिक कोई ऑर्डिनरी इंसान है। इस बोट के बॉडीगार्ड कार्तिक के खिलाफ एक्शन लेने वाले ही थे कि तभी कार्तिक के सबऑर्डिनेट जो उसे फॉलो कर रहे थे तुरंत उस अनजान जहाज पर चढ़ गए और इन सब के लोग बहुत ज्यादा डरावने और भयंकर लग रहे थे। इन लोगों को देखकर जहाज के बॉडीगार्ड्स थोड़ा डर गए। उनमें से एक ने थोड़ा पैनिक करते हुए कहा, एक मिनट, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे बॉस को किडनैप करना चाहते हो? बोलो मत, ये एक हार्बर है। इन सभी बॉडीगार्ड्स को लग रहा था कि कार्तिक और उसके लोग अच्छे नहीं हैं और इसीलिए ये लोग थोड़ा डर गए थे। कार्तिक के साथ आए हुए सबऑर्डिनेट्स भी बहुत सारे थे और बहुत सारे सबऑर्डिनेट अभी इस जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से जहाज के मालिक के ये बॉडीगार्ड्स बुरी तरह से डर गए। इन लोगों को लगने लगा कि कार्तिक और बाकी सब लोग यहाँ पर उनके जहाज को लूटने के लिए आए और ये लोग कोई समुद्री डाकू या लोकल गुंडे हैं। तुरंत ही सारे बॉडीगार्ड्स एक्शन मोड में आए और अपने अपने हथियार निकालने लगे और कार्तिक और उसके लोगों से लड़ने की तैयारी करने लगे। हालांकि इसके अगले पल ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार और बंदूकें निकाली और इन लोगों के ऊपर पॉइंट कर दिया। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड्स छोटे छोटे चूहे लग रहे थे। इन लोगों को पता था कि इनकी जान तो खतरे में है, इसीलिए इन लोगों ने तुरंत अपने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया और इनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, आपको हमारे बॉस से मिलना है ना? वो इस वक्त केविन में है, पर मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त जाग रहे हैं या नहीं। कल रात को उन्होंने मॉडल के साथ बहुत मस्ती की थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा थक गए थे। कार्तिक को जैसे ही पता चला कि इस जहाज का मालिक जहाज पर ही है, उसने इस बॉडीगार्ड को तुरंत इग्नोर कर दिया और अपने कुछ सबऑर्डिनेट के साथ केविन की तरफ चला गया। जल्दी ही केविन खुलते ही कार्तिक को यह पता चल गया कि वाकई इस जहाज का मालिक कुछ ज्यादा ही अयाश है। जहाज पर बना हुआ केविन अंदर से काफी खूबसूरती से सजा हुआ था और काफी लग्जूरियस डेकोरेशन की गई थी। और जो बात और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि केविन के अंदर लगभग अलग अलग तरह के सेड्यूस करने वाले बहुत सारे टॉयज रखे हुए थे। कमरे की हालत देखकर कार्तिक को समझ में आ गया कि वाकई इस जहाज का मालिक बहुत ज्यादा घटिया आदमी है। अपनी अयाशी में उसने पूरे कमरे की हालत भी खराब की हुई थी। कार्तिक ने अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो लोग तुरंत जहाज को पानी के अंदर की तरफ ले जाएं और उस सबमरीन को ढूंढे। कार्तिक अपने कुछ सबऑर्डिनेट के साथ केबिन के अंदर गया
ये पूरा केबिन किसी लग्जरियस 7 स्टार होटल की तरह था। कार्तिक ने देखा कि इस जहाज का मालिक आराम से सो रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके जहाज पर कार्तिक और उसके लोगों ने इंटेंशनली कब्जा कर लिया था। कार्तिक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन पर हंसे या किसी और तरीके से रिएक्ट करे। कार्तिक ने अगले ही पल अपने एक सबॉर्डिनेट को इशारा किया और तुरंत कार्तिक के पीछे आ रहे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड में से एक बॉडीगार्ड आ गया और उसने अपना हाथ अच्छे से स्ट्रेच करते हुए एक जोरदार तमाचा बेड पर लेटे हुए उस मालिक को जड़ दिया। इतनी तेज थप्पड़ पड़ने के बाद भी वो लड़का अपनी नींद से नहीं जागा। ये देखकर कार्तिक की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ में आ रहा था कि कल रात इस लड़के ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, जिसकी वजह से इसका नशा अभी तक उतरा नहीं था। कार्तिक बहुत ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए कार्तिक ने जहाज के मालिक को जगाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया और सप्लाई शिप का पीछा करने लगा। कार्तिक ध्यान से सप्लाई शिप का पीछा कर रहा था। काफी देर हो चुकी थी और अभी ऐसा लग रहा था जैसे जहाज का असली मालिक जाग गया हो। वो लड़का लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ दो लड़कियों का सहारा लेकर जैसे ही अपने केबिन से बाहर आया और कॉकपिट की तरफ जाने लगा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक उसका नशा उतरा नहीं है और उसकी आंखों के सामने जो भी चल रहा है वो सब एक वहम है। उस लड़के ने हैरान होते हुए कहा, हम लोग अभी तक हार्बर तक नहीं पहुंचे क्या? ये जहाज अभी भी पानी के अंदर क्यों है? ऑब्वियसली इस लड़के ने अभी तक कार्तिक और उसके लोगों को नहीं देखा था, इसीलिए इस तरह के सवाल पूछ रहा था। उसके बॉडीगार्ड ने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था। तभी जो लड़कियां उसे सहारा दे रही थी अचानक से जोर से चिल्ला पड़ी। अब जाकर कहीं इस लड़के का पूरा नशा उतरा था और अब उसे समझ में आ गया था कि जहाज में कुछ तो गलत हो रहा है। जैसे ही उसने अपने आसपास कार्तिक और बाकी लोगों को देखा तो शॉक होकर पूछा, तुम लोग कौन हो और मेरे जहाज में क्या कर रहे हो? ये लड़का अभी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था और ये देखकर कार्तिक को मन ही मन मजा आ रहा था। कार्तिक ने बिना परमिशन के पहली बार किसी के जहाज का इस्तेमाल किया था और उसके मालिक को ही नहीं पता था। कुछ सोचकर कार्तिक ने उस लड़के को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो, मुझे कुछ जरूरी काम है और इसी वजह से लास्ट मिनट पर तुम्हारी बोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सब लोग मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इस लड़के को कार्तिक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस वक्त कार्तिक का जितना कूल एटीट्यूड था उस हिसाब से ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक ने इसे किडनैप कर लिया है और इसका शिप हाईजैक हो गया है। इस लड़के ने घबराती हुई आवाज के साथ कहा, तुम मुझे कुछ मत करना, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, मेरी फैमिली के पास बहुत पैसा है। इस लड़के की हरकत देखकर कार्तिक समझ गया था कि ये लड़का जरूर कोई प्ले बॉय है और किसी बड़े परिवार से आता है। इसकी बातें सुनकर कार्तिक ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, देखो, हमारी बात का विश्वास करो, हम लोगों ने तुम्हारी कोई किडनैपिंग नहीं की है और ना ही तुम्हारा जहाज हाईजैक किया है। मुझे ना तो तुम्हें दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे पैसों में। मैं यहाँ पर इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है और लास्ट मिनट पर मुझे कोई शिप नहीं मिल रही थी। कार्तिक की बातें सुनकर उस लड़के ने हैरान होते हुए पूछा, सच में तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? कार्तिक ने थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ देर पहले मैं केबिन में आया था तुम्हें जगाने के लिए, पर तुम बिल्कुल नहीं जागे। जल्दबाजी की वजह से मैंने अपने लोगों को कहकर खुद ही बोट ड्राइव करवा दी। कार्तिक की पूरी बात सुनकर अब जाकर इस लड़के की सांस में सांस आई और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे हार्ट अटैक आ जाता, पर मेरे बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? कार्तिक ने सामने की तरफ देखते हुए सीरियस होकर कहा, उनकी चिंता मत करो, वो सब ठीक है। कार्तिक की बात सुनकर इस लड़के ने चारों तरफ नजरें घुमाई तो उसे डेक के एक कोने में सभी बॉडीगार्ड्स डरे सहमे से चूहों की तरह बैठे हुए दिख रहे थे। अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर इस लड़के ने कार्तिक से पूछा, तुमने मेरे लोगों के साथ क्या किया? वो इतने डरे हुए क्यों हैं? कार्तिक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो जानता था कि उसने इन बॉडीगार्ड्स के साथ कुछ नहीं किया है। ये सारे बॉडीगार्ड्स खुद के डर की वजह से इस तरह कोने में छुप कर बैठे थे। अगर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तो इसमें कार्तिक की क्या गलती थी? उस लड़के की बात सुनकर कार्तिक ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, इन लोगों ने खुद ही कुछ सोच लिया और डर कर एक कोने में बैठ गए। कार्तिक की बात सुनकर उस लड़के ने नॉर्मली कहा, ये तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम लोग जो मर्जी चाहे वो कर रहे हो। इतना कहकर इस लड़के ने खुद अपने बॉडीगार्ड्स को दूर भेज दिया। हालांकि उनमें से एक बॉडीगार्ड ने हिम्मत करते हुए उस लड़के से कहा, बॉस, ये सब लोग अनजान हैं और ऐसे कैसे हमारी जहाज पर चढ़ सकते हैं? अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर इस लड़के ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं भाई ने क्या कहा? ये लोग हमें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, ये लोग बस हमारी बोट यूज करना चाहते हैं। ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी, जाओ जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। अपनी बात कहकर ये लड़का कार्तिक की तरफ मुड़ा और उसे देखकर बोला, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे? मेरे पास अभी भी कुछ टॉप ग्रेड वाइन की बॉटल्स भी रखी हुई है। इस लड़के की बात सुनकर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसने अभी अभी इस आदमी की बोट को तो बिना परमिशन अपने कंट्रोल में लिया और फिर ये आदमी उससे इतने अच्छे से बात भी कर रहा था और उसे लंच करने के लिए कह रहा है। क्या करेगा कार्तिक कप्तानी को बचाने के लिए? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जीरो। कार्तिक को इस वक्त हंसी भी आ रही थी और हैरानी भी हो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा हुआ लड़का ज्यादा अच्छा है या फिर बेवकूफ है। कार्तिक को मन ही मन लग रहा था कि इस लड़के का दिल वाकई बहुत बड़ा है। कार्तिक जैसे अनजान आदमी को देखकर भी उसने बिना सोचे समझे उसकी मदद कर दी और उसकी कही हुई बातों पर विश्वास भी कर लिया। कार्तिक को काफी खुशी हो रही थी, पर फिर भी उसने मना करते हुए कहा, थैंक यू, पर मैं अभी कुछ नहीं खा सकता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मैं पी भी नहीं सकता हूँ। कार्तिक ने यह बात बहुत ही पोलाइट होकर बोली थी क्योंकि उसे थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि शायद ये लड़का उसके साथ कोई ट्रिक प्ले कर रहा है और उसके खाने में कुछ मिला ना दे। बाद में दुखी होने से अच्छा है कि पहले ही सुरक्षा बरत ली जाए। इस पूरी जहाज पर कार्तिक अपने साथ जो सामान लेकर आया था उसके अलावा वो और उसके लोग किसी भी दूसरी चीज को हाथ नहीं लगाने वाले थे। इस लड़के को मना करने के बाद कार्तिक वहां पर रखी हुई रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। दूर पानी में बह रही उन ठंडी लहरों को बिना कुछ कहे ध्यान से देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ ये लड़का, जिसे कार्तिक अभी तक अपने मन ही मन में प्ले बॉय समझ चुका था, उसने किसी भी बात की कोई परवाह नहीं की और पास के ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से अपना खाना और ड्रिंक एंजॉय करने लगा। ये लड़का बहुत ही बेढंगे तरीके से खाना खा रहा था। इसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये किसी बड़े परिवार का लड़का है। कार्तिक कहीं ना कहीं अब इस लड़के के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा था। वो खुद को नहीं रोक पाया और थोड़ा कैजुअल होते हुए खुद से ही बात स्टार्ट करके बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारी बोट इस्तेमाल की है। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफी इनकन्वीनियंट है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी बोट को किराए पर ले लूँ? तुम्हारा जो भी खर्चा है तुम मुझे बता सकते हो।
सामने बैठे इस प्ले बॉय को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसे इन सब चीजों की ज्यादा परवाह है। इसीलिए उसने अपने मुंह में भरा हुआ खाना अंदर लेकर कार्तिक से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। अब जब तुम मेरी बोट पर आ ही गए हो तो चलो, जब तक तुम हो तब तक किसी दोस्त के जैसे रह लेते हैं। सामने बैठे इस लड़के ने अपनी बातें बहुत ही जेनरस तरीके से कही थी। कार्तिक भी इसकी कही हुई बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड फील कर रहा था। कार्तिक को मन ही मन लगने लगा कि ये लड़का पूरी तरह से यूजलेस भी नहीं है। कार्तिक को साथ ही साथ में ये भी लग रहा था कि कार्तिक के साथ इतने सारे लोगों को देखकर इस लड़के को समझ में आ गया है कि कार्तिक कोई आम इंसान नहीं है और इसीलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। अगर कोई और आम इंसान कार्तिक की जगह होता तो शायद ये लड़का अभी तक उसके साथ इतने अच्छे से बात नहीं करता। कार्तिक ने अपने आप से कहा कि तानिया तक पहुंचने में अभी वक्त है और इस वक्त को पास करने के लिए उसे इस लड़के को और ज्यादा जानना चाहिए। कार्तिक ने खुद से ही इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, चलो थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, और मैं हाइजू शहर से हूँ। वो लड़का जो अभी तक पूरी तरह से खाने में घुसा हुआ था और जल्दी जल्दी खा रहा था, जैसे ही उसने कार्तिक की बात सुनी तो सिर उठाकर उसे देखने लगा और कुछ देर कार्तिक के बैकग्राउंड के बारे में सोचने लगा। उसने आज से पहले किसी भी बहुत बड़े इंसान के बारे में नहीं सुना था जो हाइजू शहर से आता हो। हालांकि कार्तिक का जिस तरह का टेम्परामेंट था उस हिसाब से ये भी पता चल रहा था कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं है। इस लड़के ने कार्तिक को कम समझने की गलती नहीं की और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मेरा नाम नरेंद्र राठौड़ है और मैं गोवा से हूँ। मेरा मेन बिजनेस शिप बिल्डिंग का है। असल में नरेंद्र राठौड़ का परिवार गोवा में सबसे बड़ा परिवार था और बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग शिप बिल्डिंग का काम करते थे और फॉरेन तक इनका ये काम फैला हुआ था और इसकी अयाशी और रहन सहन को देखकर लगता था कि ये काफी खर्चीला लड़का है। कार्तिक के सामने या मित्तल परिवार के सामने राठौड़ कुछ भी नहीं था। भले ही ये लोग गोवा के किंग हों पर उसके बाहर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी क्योंकि दुनिया अभी भी मित्तल परिवार के हाथों में ही थी। बिजनेस फैलाना अलग बात है पर उस हद तक रेपुटेशन पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती जो रेपुटेशन इस वक्त मित्तल परिवार के पास थी। नरेंद्र राठौड़ अभी तक कार्तिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद नरेंद्र थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि उसने कभी कार्तिक मित्तल के बारे में सुना नहीं था और कार्तिक का एटीट्यूड देखकर उसे लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। अगर ये सारे लोग सेम स्टेटस के होते और एक दूसरे को जानते तो शायद नरेंद्र इतना ज्यादा नर्वस नहीं होता, पर कार्तिक ने अभी तक अपनी असली पहचान बताई ही नहीं थी, जिस वजह से नरेंद्र को थोड़ा अजीब लग रहा था। शायद नरेंद्र को अभी तक ऐसा लग रहा था कि कार्तिक उसे किडनैप करने आया है। कुछ सोचकर नरेंद्र ने कार्तिक से पूछा, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कार्तिक ने उसे सिंपल सी बात कही, मैं उस सामने वाली जहाज का पीछा कर रहा हूँ, चिंता मत करो, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कार्तिक का असली रीजन जानकर नरेंद्र थोड़ा रिलैक्स हो गया और लंबी सांस लेकर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें इस जहाज से उतारने की मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। कार्तिक ने हल्की मुस्कान देते हुए कह दिया, मैं समझता हूँ कि बिना वजह मैंने तुम्हें परेशान किया, तो समझ लो कि तुम्हारा मुझ पर यह एहसान रहेगा। अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम हाइजू आ सकते हो। वैसे तो कार्तिक किसी से भी ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करना चाहता था और ना ही कोई रिश्ता बनाना चाहता था, पर चाहकर भी कार्तिक नरेंद्र से नफरत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे नरेंद्र काफी सेंसिबल लग रहा था। कार्तिक की ये बातें सुनकर नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, ठीक है कार्तिक, अगर आप चाह रहे हैं तो मैं किसी दिन आपकी मदद जरूर ले लूंगा। काफी देर तक सप्लाई शिप का पीछा करने के बाद कार्तिक ने देखा कि वो जहाज धीरे धीरे स्लो हो रही है और समुद्र के एक हिस्से के पास गोल गोल चक्कर लगा रही है। ये देखकर कार्तिक ने भी अपनी बोट को धीरे कर लिया। इस जहाज को इस तरह गोल गोल घूमता हुआ देखकर कार्तिक को विश्वास होना शुरू हो गया कि जरूर सबमरीन इसी जगह के आसपास है, इसीलिए ये जहाज आसपास घूम रही है, वरना बीच समुद्र में इस तरह रुकने का कोई कारण था नहीं। इतने टाइम से कार्तिक की बोट उस सप्लाई शिप का पीछा कर रही थी। ये बात तो कहीं ना कहीं सप्लाई शिप के लोगों ने भी नोटिस कर ली थी, पर फिर भी कार्तिक इस वक्त नरेंद्र राठौड़ की शिप में था जो काफी लग्जरियस थी और इस वजह से अभी तक कोई हिंट सप्लाई शिप को नहीं मिला था। दोनों तरफ के लोग कुछ देर तक पेशेंटली इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद कार्तिक को पानी के सरफेस पर तैरती हुई एक ब्लैक कलर की सबमरीन दिखाई दी। कार्तिक को पक्का विश्वास तो नहीं था, पर बार बार उसका दिल कह रहा था कि शायद इस सबमरीन के अंदर ही उसकी बहन तानिया हो सकती है। बिना वक्त गवाए कार्तिक ने अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देते हुए कहा, पूरी स्पीड में उस सबमरीन की तरफ ड्राइव करो। नरेंद्र राठौड़ पहले से ही काफी हैरान था जब उसने कुछ दूरी पर पानी में सबमरीन को देखा। मिस्टर मित्तल, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? आप उस सबमरीन की तरफ क्यों जा रहे हैं? नरेंद्र इतना बेवकूफ भी नहीं था कि इन बातों को ना समझे। उसे ब्लैक सबमरीन को देखकर लग रहा था कि वो किसी मिलिट्री लेवल के आदमी को बिलोंग करती है। अभी तक जहां नरेंद्र कार्तिक से बहुत आराम से और दोस्तों की तरह बात कर रहा था, वहीं कार्तिक और उसके एक्सप्रेशन को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी ही सबमरीन पर अटैक करने वाला है और ये बात नरेंद्र के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। इस वक्त नरेंद्र को विश्वास तो हो गया था कि कार्तिक उसे किडनैप करने नहीं आया है, पर उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि कार्तिक उसके सबऑर्डिनेट्स बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्तिक उस सबमरीन को हाईजैक करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र बिना वजह फंस जाएगा क्योंकि ये बोट उसकी है और सब लोगों को यही लगेगा कि नरेंद्र भी कार्तिक की मदद कर रहा है। नरेंद्र ने डरते हुए कार्तिक से पूछा, भाई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? प्लीज मुझे इन सब चीजों से दूर रखो, मुझे इन सब में नहीं फंसना है। कार्तिक के पास इतना वक्त नहीं था कि वो नरेंद्र की बातों का जवाब दे या उसे समझाए, इसीलिए उसने सिर्फ एक सेंटेंस में अपनी बात कह दी, तुम वैसे भी साथ में नहीं आ रहे हो। कार्तिक ने तो कह दिया था कि तुम साथ नहीं आ रहे हो, पर नरेंद्र जानता था कि उसकी हालत क्या हो रही थी। एक तरफ नरेंद्र खुश था कि कार्तिक उसे इन सब बातों से दूर रख रहा है, पर दूसरी तरफ उसे इस बात का गुस्सा भी आया कि कार्तिक उसे कम समझने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि वो लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। नरेंद्र अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इतने बड़े परिवार से होते हुए भी कार्तिक उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था। आखिर वो इतना ज्यादा यूजलेस कैसे हो सकता था? कार्तिक जल्दी जल्दी उस सबमरीन की तरफ पहुंच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सबमरीन और सप्लाई शिप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि सप्लाई शिप जल्दी जल्दी उस सबमरीन को रिफिल कर रही थी। कार्तिक जल्दबाजी जरूर कर रहा था पर सावधान भी था क्योंकि वो जानता था कि अगर सबमरीन को थोड़ा सा भी एहसास हो गया कि कार्तिक उनके पीछे है
तो वो लोग तुरंत पानी के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद कार्तिक इस जगह तो अपनी बहन को नहीं बचा पाएगा। अभी तक कार्तिक की बोट सप्लाई शिप के काफी पास पहुंच चुकी थी, जहां से लोग अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते थे कि बोट में कौन बैठा हुआ है। ये देखकर सबमरीन और सप्लाई शिप दोनों ने पब्लिक चैनल के थ्रू इन लोगों को अप्रोच करते हुए कहा, अननोन यॉट, स्टॉप अप्रोचिंग अस, अदरवाइज देयर विल बी अ डेंजर, चेंज द रूट इमीडिएटली एंड स्टॉप अप्रोचिंग अस, अदरवाइज देयर विल बी अ डेंजर। कार्तिक ध्यान से इन लोगों की धमकियां सुन रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो वापस जाने के लिए इतना रास्ता तय करके नहीं आया था। कार्तिक का दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, ये सोचकर कि पता नहीं उसकी बहन को इस छोटी सी सबमरीन में कैसे रखा गया होगा। कार्तिक ने नरेंद्र राठौड़ की शिप को बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दिया। सरफेस पर दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत नॉर्मल स्पीड है, पर कार्तिक जानता था कि इस स्पीड की वजह से शिप के इंजन पर काफी असर पड़ रहा है और वो डैमेज भी हो सकता है। अगर इंजन डैमेज भी हो जाता है तो कार्तिक का कुछ नहीं जा रहा था, वो शिप उसकी थी नहीं, और अगर नरेंद्र इस बात के लिए उसे परेशान करता तो कार्तिक उसे कंपनसेशन देकर भगा देता, और ये बात वो अच्छे से जानता था। कार्तिक की बोट अभी तक सबमरीन के पास पहुंच गई थी और ये देखकर सप्लाई शिप का कैप्टन काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो जानता था कि कार्तिक कितना बड़ा इंसान है और उसकी बहन को किडनैप करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कैप्टन को लग रहा था कि वो तो बहुत चतुराई से काम कर रहा है, इसलिए उसने पोर्ट पर सबमरीन को रिफिल ना करके बीच समुद्र में रिफिल करने का डिसीजन लिया था। पर उसे कहां पता था कि कार्तिक भी यहां तक पहुंच जाएगा। क्या लगता है आपको, बच पाएगी तानिया या फिर कार्तिक के हाथों से छूट जाएगा ये मौका? कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी चालाकी के बाद भी कार्तिक उस तक पहुंच कैसे गया, और कार्तिक को पता कैसे चला कि ये लोग समुद्र के बीचों बीच जाकर सबमरीन को रिफिल करेंगे, क्योंकि तानिया ने जो ट्रैकिंग डिवाइस पहना हुआ था वो पानी के अंदर जाकर अपना सिग्नल खो चुका था। शायद कैप्टन को पता नहीं था इस बार कार्तिक ने तानिया को अपनी अच्छी किस्मत की वजह से ढूंढा है, और ये सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। वो लोग तो बिन किसी उम्मीद के पोर्ट पर इंतजार कर रहे थे, पर प्रिंस अब्दुल की वजह से वो लोग तुरंत यहाँ पहुंच पाए थे, और नरेंद्र राठौड़ ने भी काफी सपोर्ट किया था। सबमरीन के कप्तान ने जब दूर से कार्तिक के एग्रेसिव अपीयरेंस को देखा तो वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा। वैसे तो सबमरीन का कैप्टन अपने साथ बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स लेकर आया था, पर सबमरीन में लिमिटेड जगह थी और उसमें ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे। कैप्टन समझ गया था कि वो लोग अभी नुकसान में हैं, इसीलिए उसने तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से सप्लाई शिप से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करो और वापस पानी के अंदर चलो। कैप्टन की बात सुनकर सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज होते हुए बोला, पर कैप्टन हमने तो अभी अभी सप्लाई शुरू की है, अगर हम अभी बंद कर देंगे तो ज्यादा दूर तक ड्राइव नहीं कर पाएंगे। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर कैप्टन ने गुस्से से कहा, तुम्हें सप्लाई चाहिए या फिर अपनी जान चाहिए, तुरंत मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। सारे सबऑर्डिनेट्स ने तुरंत कप्तान की बात मानी और सप्लाई शिप से अपनी सबमरीन को डिस्कनेक्ट करने लगे। टेलीस्कोप से कार्तिक ये सिचुएशन देख रहा था, और जब उन्होंने देखा कि सबमरीन को अलग किया जा रहा है तो मन ही मन उसकी एंग्जाइटी बढ़ने लगी। उसने सोचा नहीं था कि दुश्मन इतनी जल्दी एक्शन लेगा और सबमरीन को फिर से पानी में ले जाने लगेगा। कार्तिक को यही डर सता रहा था कि अगर ये लोग वापस पानी में चले गए तो कार्तिक इस वक्त अपनी बहन को नहीं बचा पाएगा। इस वक्त कार्तिक को खुद को संभालना था, इसीलिए उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने सबऑर्डिनेट से कहा, जल्दी चलो और जल्दी। बगल में खड़ा हुआ नरेंद्र राठौड़ मन ही मन कार्तिक को गाली दे रहा था। उसने बहुत हाई प्राइस पर इस शिप को कस्टमाइज करवाया था और इसमें बेस्ट इंजन को लगवाया था। अगर कार्तिक किसी स्पीड से उसकी शिप को दौड़ाता रहा तो कहीं ये लोग बीच समुद्र में फंस कर ना रह जाएं। कार्तिक ने डर के मारे जोर से नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बोला, क्या तुम शिप को ड्राइव कर सकते हो? नरेंद्र को कुछ समझ नहीं आया। उसने कंफ्यूज होते हुए कार्तिक से पूछा, भाई भाई ये शिप है, ये कोई सबमरीन नहीं है, मैं इसे ड्राइव कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कोई फंक्शन नहीं है इसमें। अपनी बात कहकर जैसे ही नरेंद्र ने कार्तिक की तरफ देखा तो उसका गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर नरेंद्र को रोना आने लगा। कार्तिक ने गुस्से से उसे अपने आप से दूर किया और बोला, क्या बकवास शिप है, किसी काम की नहीं है। कार्तिक के धक्का देने से नरेंद्र एक तरफ गिर गया और उसे अपने मन ही मन में बहुत बुरा लग रहा था। कार्तिक ने उसकी शिप के बारे में उल्टा सीधा कहा, उसे यूजलेस बताया, पर जितना भी गुस्सा आ रहा हो नरेंद्र में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कार्तिक को पलटकर जवाब दे सके। कार्तिक कुछ ना कुछ तो करना चाहता था, इसलिए उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां उसका लाया हुआ एक टर्मिनेटर खड़ा हुआ था। टर्मिनेटर को देखकर एकदम से कार्तिक का दिल धड़कने लगा, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर जाने ही वाली थी और कार्तिक के लिए इतने गहरे पानी में जाना इम्पॉसिबल था। कार्तिक के पास आखिरी मौका था अपनी बहन को बचाने के लिए, और इसीलिए उसने तुरंत का ऑर्डर मिलते ही टर्मिनेटर तुरंत बिना देर किए पानी में कूद गया। और ये नजारा देखकर नरेंद्र राठौड़ की आंखें तो जैसे बाहर निकल आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। सिर्फ नरेंद्र राठौड़ ही हैरान नहीं था, बल्कि सप्लाई शिप के लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक कई टर्मिनेटर पानी के अंदर कूद गए। हालांकि ये अभी तक पूरा शॉक नहीं था, बल्कि अगला शॉक जल्दी ही इन सब लोगों को लगने वाला था। बाहर खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कुछ एक्सप्लॉइट हो रहा है। एक के बाद एक टर्मिनेटर पानी में कूदते चले गए और एकदम से पानी के अंदर जो सबमरीन थी वो पानी की सतह पर आ गई। जो बात बाहर के लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि सबमरीन की बाहरी शेल्टर में बहुत सारे छेद थे और वो टूटी हुई थी। किसी भी सबमरीन के बाहरी शेल को तोड़ना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ऐसे में इन टर्मिनेटर्स ने जो इंसानों की तरह लग रहे थे उस सबमरीन में बड़े बड़े छेद कर दिए थे। हर कोई गहरे शोक में चला गया था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि सबमरीन के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अच्छे से पता था कि टर्मिनेटर कितने ज्यादा खतरनाक है। उन सब की जान हलक में आ गई थी। कार्तिक अपने साथ जो टर्मिनेटर लेकर आया था उनमें से एक मॉडल अंडर वाटर मॉडल था, जो पानी के अंदर रहकर भी अपना काम आसानी से कर सकता था। सबमरीन भले ही बहुत बड़ी थी, पर फिर भी वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से चल नहीं सकती थी। टर्मिनेटर को अपने स्मॉल साइज की वजह से इस बात का एडवांटेज था कि वो मोबिलिटी और एगिलिटी आराम से कर सकता था। टर्मिनेटर तो अपना काम कर रहे थे और कार्तिक को इस बात का डर भी था कि कहीं टर्मिनेटर ने सबमरीन में ज्यादा बड़ा छेद कर दिया तो सबमरीन डूब जाएगी। इससे तानिया की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। सबमरीन के अंदर बैठे हुए लोग बुरी तरह से डर गए थे।
उन्हें डर लग रहा था कि वो लोग कभी भी इस गहरे समुद्र में डूब सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उनकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। सबमरीन के अंदर बैठे हुए लोगों को अच्छे से पता था कि इस बार उन लोगों को तानिया को सही सलामत लेकर आने का ऑर्डर मिला था। ऐसे में अगर तानिया को कुछ हो गया तो विध्वंस राणा उन्हें छोड़ेगा नहीं। दोनों तरफ से सबमरीन के लोग बुरी तरह से फंस गए थे। सबमरीन के अंदर बैठे हुए कप्तान ने डिसाइड किया कि भले ही उनका यह मिशन फेल हो जाए, पर वो लोग तानिया को कुछ भी होने नहीं दे सकते हैं। अगर उससे कुछ हो गया तो वैसे भी विध्वंस राणा उन्हें मार डालेगा। जल्दी ही खुद की जान बचाने के लिए सबमरीन पानी के ऊपर आ गई। कार्तिक कुछ ऑर्डर दे पाता उससे पहले ही केबिन का डोर ओपन हो गया। कैप्टन अपने लोगों के साथ डेक के ऊपर आ गया और अपने हाथ ऊपर कर दी, जैसे कह रहा हो कि वो सरेंडर कर रहा है। कार्तिक ने बिना इंतजार किए तुरंत अपनी शिप को सबमरीन से जोड़ दिया और तुरंत उस सबमरीन पर कूद गया। कार्तिक ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई पर उसे कहीं अपनी बहन दिखाई नहीं दी। ये देखकर कार्तिक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत कैप्टन की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, मेरी बहन कहाँ है? तानिया कहाँ है? ये मत कहना कि तुम्हारी सबमरीन में नहीं है। अगर मेरी बहन मुझे नहीं मिली तो तुम सबको इस समुद्र में डुबो डुबो कर मार डालूंगा। कार्तिक की बातें और उसका गुस्सा देखकर कैप्टन बुरी तरह से डर गया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, हाँ, वो अंदर ही है। बिना कार्तिक के ऑर्डर दिए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत सबमरीन के अंदर घुसे और चारों तरफ तानिया को ढूंढने लगे। 1 मिनट के बाद सबमरीन के केबिन के बाहर तानिया आई। इस वक्त उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसकी आंखों में सूजन थी। कार्तिक को देखते ही तानिया ने रोते हुए कहा, भैया मुझे लगा कि मैं आपको दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। इतना कहकर तानिया रोने लगी और कसकर अपने भाई को गले लगा लिया। एक बार के लिए तो कार्तिक बहुत खुश हो गया कि उसकी बहन को कुछ हुआ नहीं था, पर जब उसने तानिया के बिखरे हुए बाल देखे तो उसे मन ही मन बुरा लगा। उसे लगा कि तानिया के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। कार्तिक ने तानिया को कंधे से पकड़ते हुए पूछा, क्या इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? कार्तिक का यह सवाल सुनकर तानिया समझ गई कि कार्तिक क्या पूछना चाहता है। उसने तुरंत नाम में अपना सिर हिला दिया। कार्तिक ने ध्यान से तानिया को एक नजर भर के देखा। कार्तिक को एहसास हो गया था कि तानिया की मेंटल हेल्थ इस वक्त ज्यादा अच्छी है नहीं। तानिया को अच्छे से देखने के बाद कार्तिक ने कसकर उसे गले लगा लिया और रोने लगा। इस वक्त कार्तिक की आंखों में भी लगातार आंसू बह रहे थे। ये दूसरी बार था जब तानिया का किडनैप हुआ था और बहुत मुश्किल से तानिया को कार्तिक ने बचाया था। बहुत मुश्किल से उसे अपना परिवार मिला था। अगर तानिया को कुछ हो जाता तो कार्तिक कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाता। कार्तिक ने कैप्टन को देखते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ मुझे शुरू से बताओ और सब कुछ बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैप्टन को इतना तो पता चल गया था कि कार्तिक बहुत बड़ा आदमी है। जब उसने पहले ही सरेंडर कर दिया है तो अब कोई बात छिपाने की जरूरत नहीं थी। पहले तो उसने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा कि उन्होंने तानिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उन्होंने कार्तिक को बता दिया। उन्होंने बताया कि उन लोगों को विध्वंस राणा ने ऑर्डर दिया था तानिया को किडनैप करके ईस्ट की तरफ लेकर आए। अपनी बात कहकर कैप्टन और उसके साथी डरते हुए कार्तिक को देखने लगे, जैसे उन्हें अगले ही पल का इंतजार हो कि कार्तिक उनके साथ अब क्या करेगा। कार्तिक इस वक्त गुस्से में उबल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इन सब लोगों को उठाकर अभी समुद्र में फेंक दे या फिर किसी बड़ी मछली के मुंह में डाल दे और इन सबको तड़प तड़प कर मारते हुए देखे। कार्तिक गुस्से में अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देने ही वाला था कि तभी तानिया ने अपने भाई का हाथ पकड़कर उसकी शर्ट की बाजू को खींचते हुए धीरे से कहा, भैया ये लोग भी अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, प्लीज उनके साथ ज्यादा कुछ मत करना। तानिया का दिल बहुत बड़ा था और वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी। तानिया भी जानती थी कि पूरे रास्ते कैप्टन और उसके लोगों ने तानिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था और ना ही उसके लिए मुसीबतें बढ़ाई थी। हालांकि जब तानिया ने अपने भाई की आंखों में इन लोगों का कत्ल करने का इरादा देखा तो वो समझ गई कि उसका भाई नहीं रुकेगा। इसीलिए उसने खुद एक बार इन लोगों को बचाने की कोशिश की। ये सच था कि तानिया नहीं चाहती थी कि इन लोगों को मारा जाए, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तानिया इन्हें पूरी तरह माफ करने के लिए कह रही थी। कार्तिक ने अपनी बहन की बात सुन ली थी और पर वो जानता था कि इन लोगों को मौत की सजा से कम कोई सजा नहीं दी जा सकती है। इसीलिए कार्तिक ने अपने लोगों को कहकर इन सबको एक साथ बांधने के लिए कहा और इन्हें एक तरफ पटक दिया। कार्तिक के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इन लोगों की जिंदगी की परवाह करे। जब से कार्तिक ने तानिया को सही सलामत देखा था तो बस इमोशनल होकर आंसू बहाए जा रहा था। अभी तक कहीं ना कहीं तानिया ने अपने भाई को संभाल लिया था। वो जल्दी से उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर बोली, अब मैं ठीक हूँ, अब आप मत रोइए भैया। कार्तिक ने जैसे ही तानिया की बात सुनी तो मुस्कुराने लगा और पलटकर उसने नरेंद्र राठौड़ की तरफ देखा। आज इसी की वजह से कार्तिक अपनी बहन को बचा पाया था। कार्तिक मन ही मन नरेंद्र की वजह से काफी खुश था। उसने खुश होकर नरेंद्र से कहा, ब्रदर मेरा टास्क पूरा हो गया। नरेंद्र तो कुछ भी नहीं कह रहा था। इस वक्त वो तो हैरानी से तानिया और कार्तिक को देख रहा था। क्या नरेंद्र राठौड़ और कार्तिक की दोस्ती यहीं तक रहेगी या ये दोस्ती आगे और गहरी होने वाली है? क्या? नरेंद्र तो हैरान होकर अभी भी कार्तिक को ही देख रहा था। उसका ध्यान तो तब टूटा जब कार्तिक ने उसे आवाज लगाई। नरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कार्तिक को क्या कहे, इसीलिए उसने कार्तिक से पूछा, ओके क्या आप मेरे साथ ही वापस आओगे? कार्तिक ने एक नजर उठाकर कैप्चर की हुई सबमरीन की तरफ देखा और ना में अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं। हालांकि सबमरीन में टर्मिनेटर ने होल्ड कर दिए थे, मगर फिर भी अभी भी वो सबमरीन चलने की हालत में थी, इसीलिए कार्तिक उसी सबमरीन का इस्तेमाल करने का सोच रहा था। कार्तिक ने लास्ट मिनट पर नरेंद्र की शिप का इस्तेमाल किया, पर अब कार्तिक को लग रहा था कि नरेंद्र को अब परेशान करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा कार्तिक का इस सबमरीन को इस्तेमाल करने का एक कारण और भी था। वो इतनी आसानी से इस कैप्चर्ड सबमरीन को विध्वंस राणा को नहीं लौटाने वाला था। कार्तिक की अच्छी किस्मत थी कि सप्लाई शिप अभी तक ज्यादा दूर नहीं गई थी। कार्तिक ने तुरंत उस शिप से सबमरीन को रिफिल किया। सप्लाई शिप का विध्वंस राणा से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें ऑर्डर मिला था, इसीलिए ये शिप अपना चार्ज लेकर यहाँ सबमरीन को रिफिल करने आ गई थी। कार्तिक बाकी लोगों के साथ उस सबमरीन में आ गया। उसने जाने से पहले नरेंद्र राठौड़ को अपना बिजनेस कार्ड दिया और इस कार्ड पर फैंटेसी स्टार ग्रुप भी लिखा हुआ था।
नरेंद्र तो लगातार तानिया को ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती में वो इतना खो गया कि उसने बिजनेस कार्ड पर लिखा हुआ नाम ही नहीं पढ़ा। नरेंद्र तानिया की मासूमियत और खूबसूरती में इतना खो गया था कि सकता है जैसे बाकी लड़कियों के साथ करता है। नरेंद्र ने कार्तिक के दिए हुए बिजनेस कार्ड को कैजुअली अपनी पॉकेट में रख लिया, पर उसे पता नहीं था कि उसने बिजनेस कार्ड को ध्यान से ना देखकर कितनी बड़ी गलती कर दी। जल्दी ही नरेंद्र से विदा लेकर कार्तिक वहां से चला गया और जिन लोगों ने तानिया को किडनैप किया था उन लोगों को कार्तिक ने एक डेजर्ट आइलैंड पर छोड़ दिया और वापस अपने आइलैंड की तरफ आने लगा। कार्तिक ने डेजर्ट आइलैंड पर इन लोगों को छोड़कर डिसाइड कर लिया था कि इन्हें जो करना है करे, जैसे जीना है जिए या मरे। वैसे भी सबमरीन में बहुत ज्यादा लोग हो गए थे। इन लोगों को छोड़ने के बाद भीड़ थोड़ी कम भी हो गई थी। तानिया जो कुछ देर पहले अभी तक काफी डरी हुई थी, अपने भाई का साथ पाकर धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रही थी और फिर से हंस बोल रही थी। जिस सबमरीन में कुछ देर पहले तक तानिया एक कैदी थी, उस सबमरीन की अब वो मालिक बन गई थी। तानिया के लिए बात यहीं खत्म हो गई थी, पर कार्तिक वैसा नहीं था। उसके लिए मामला खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अपनी बहन को बचाना उसका फर्स्ट स्टेप था। कार्तिक के लिए ये लड़ाई अब शुरू हुई थी। अगर विध्वंस राणा में उसकी बहन को किडनैप करने की हिम्मत होती तो उसमें इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि वो कार्तिक का रिवेंज सहन कर सके। और रही बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो कार्तिक ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टॉर्चर बर्दाश्त करेगा भी नहीं। कार्तिक अब निंजा टेक्निक इस्तेमाल करेगा और कछुए की चाल चलने की बजाय अब वो खरगोश की चाल चलेगा। पर इस बार कहानी में खरगोश हारेगा नहीं, बल्कि हर हाल में जीतेगा, क्योंकि इस कहानी का खरगोश सिर्फ कार्तिक मित्तल था, जिसे हारना नहीं आता था। कार्तिक ने सोच लिया था कि वो काफी टाइम से इस वॉर में डिफेंसिव होकर खेल रहा है। अब उसे अपनी तकनीक को बदलना होगा और डिफेंसिव होने की बजाय अटैकिंग होना होगा। कार्तिक ने अभी से सोचना शुरू कर दिया था कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस बार जड़ से मिटाकर रहेगा और इसके लिए एक बड़ा काउंटर अटैक लॉन्च करेगा। कार्तिक को अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उन्हीं की भाषा में लड़ाई करनी थी। तानिया ने जब देखा कि कार्तिक काफी देर से कुछ सोच रहा है और बोल नहीं रहा है, तो उसने कार्तिक से पूछा, भैया आप क्या सोच रहे हैं? तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने अपना सीरियस एक्सप्रेशन एक तरफ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि तुम्हें लेकर कियारा भी कितना परेशान हो रही होगी। घर जाएंगे तो तुम दोनों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग करूंगा। तानिया समझ गई कि उसका भाई उसे सही सही बात नहीं बता रहा है, इसीलिए उसने कार्तिक के गले लगते हुए कहा, भैया आप उन लोगों से बदला लोगे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। कार्तिक ने तानिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, इन सब चीजों के बारे में तुम मत सोचो, ये मैं खुद अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने उससे कहा, भैया मैं जानती हूँ कि मैं किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ और फिर मेरी वजह से आपको लगातार परेशानी भी हो रही है। मैं आपके ऊपर एक बोझ से ज्यादा। तानिया आगे कुछ कहती उससे पहले कार्तिक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे आगे कुछ ना कहने के लिए कहा। कार्तिक ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ये तुम क्या इधर उधर की बातें कर रही हो? मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ, समझी तुम? अब चुपचाप जाकर आराम करो। कार्तिक भले ही तानिया को डांट रहा था, पर फिर भी तानिया को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। उसने कसकर कार्तिक को गले लगाए रखा। बचपन से इसी डांट और प्यार के लिए तानिया तरसती थी। भले ही उसके माँ बाप ने उसे प्यार नहीं दिया, पर तानिया खुश थी कि कार्तिक उसे समझ रहा है और उसे माँ बाप और भाई तीनों का प्यार दे रहा है। तानिया को जल्दी ही नींद आ गई। उस केबिन से बाहर निकलकर कार्तिक ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, ईस्ट की तरफ हमने जितने भी लोगों को भेजा है उन्हें वापस बुलाओ। कार्तिक की बात सुनकर सबॉर्डिनेट थोड़ा हैरान होते हुए बोला, सर क्या हम लोग विध्वंस राणा से बदला नहीं लेंगे? उसने तानिया मैडम को किडनैप करवाया है। अपने सबॉर्डिनेट का सवाल सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने थोड़ा सरकास्टिक वे में हंसते हुए कहा, बदला तो मैं जरूर लूंगा, उस विध्वंस राणा से भी और उसके पीछे जो लोग हैं उनसे भी, पर अपने तरीके से। फिलहाल सब लोगों को वापस बुला लो। सबॉर्डिनेट समझ गया था कि कार्तिक के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है और वो इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ अपनी ये लड़ाई खत्म करके ही मानेगा। इसीलिए उसने कार्तिक का ऑर्डर एक्सेप्ट किया और बिना ज्यादा सवाल जवाब किए तुरंत सब लोगों को वापस आने का ऑर्डर दे दिया। कार्तिक जिस सबमरीन में जा रहा था वो पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी की सरफेस पर फ्लोटिंग कर रही थी। इस वजह से बाकी लोगों से कम्युनिकेशन कट नहीं हुआ था। कार्तिक के कहने पर मैगी कियारा के साथ मेंशन में ही रुक गई थी। अभी तक उसे और कियारा को भी पता चल गया था कि तानिया मिल गई है और सही सलामत है। ये जानकर दोनों ने ही सुकून की सांस ली। दोनों को इस बात का डर लग रहा था कि अगर तानिया के साथ कुछ हो जाता या वो लोग कुछ कर देते तो पता नहीं कार्तिक का क्या होता। कियारा ने मैगी से कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उस विध्वंस राणा को बहुत शौक है कार्तिक के साथ खेल खेलने का। अब उन्हें पता चलेगा जब कार्तिक खेल खेलता है तो सामने वाला खेलने लायक नहीं रहता। कियारा की बात सुनकर मैगी भी हल्के से मुस्कुरा दी, क्योंकि वो भी जानती थी कि कार्तिक वाकई जब खेल खेलता है तो दुश्मन को अपनी पारी खेलने का मौका ही नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कियारा और मैगी दोनों को ही समझ में आ गया था कि आगे जो होने वाला है वो आसान नहीं होगा। भले ही कार्तिक कितनी भी ताकत क्यों ना रखता हो, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी पावरफुल हैं। और वहीं इन सबसे अलग नरेंद्र राठौड़ अपने घर वापस आ गया था। उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया जो कुछ आज उसके साथ हुआ था। नरेंद्र राठौड़ के पापा दिग्विजय राठौड़ शिप मेकिंग किंग थे। नरेंद्र की सारी बातें सुनकर उन्होंने सीरियस लुक के साथ कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये कार्तिक मित्तल कौन है? नरेंद्र ने तुरंत नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा वो कौन है? ओह एक मिनट, मुझे उसने अपना बिजनेस कार्ड दिया था। इतना कहकर नरेंद्र हर जगह उस बिजनेस कार्ड को ढूंढने लगा। उसके पिता उसे लगातार घूर कर देख रहे थे। अपने पापा के ऐसे देखने से नरेंद्र थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोला, मुझे याद है मैंने वो बिजनेस कार्ड यहीं रखा था, पता नहीं अब कहाँ गया। इतना कहकर जैसे ही नरेंद्र का हाथ अपने पेंट की जेब में गया तो उसने तुरंत वो बिजनेस कार्ड निकालकर अपने पापा को दे दिया। दिग्विजय राठौड़ ने जैसे ही उस बिजनेस कार्ड को देखा तो वो हैरान होकर शौक से अपनी जगह पर उछल पड़ा। ये तो फैंटेसी स्टार ग्रुप के चेयरमैन है,
अपने पापा को इतना हैरान होते हुए देखकर नरेंद्र को कुछ समझ नहीं आया और उसने बेवकूफों की तरह अपने पापा से सवाल करते हुए पूछा, हाँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अपने बेटे का ऐसा बेवकूफी भरा सवाल सुनकर दिग्विजय राठौड़ को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, नालायक, मुझे विश्वास नहीं होता कि तू मेरा बेटा है। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ये बात दिग्विजय राठौड़ बहुत ही मायूस होकर बोल रहे थे। दिग्विजय राठौड़ ने जब देखा कि उनका बेटा अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा है तो उन्होंने अपने सिर पर मारते हुए कहा, अरे बेवकूफ लड़के, पिछले कुछ टाइम से पूरे मार्केट में जिस फैंटेसी स्टार मोबाइल और कार ने अपना राज कर रखा है, कार्तिक मित्तल उसी कंपनी का चेयरमैन है। अब जाकर नरेंद्र को सारा माजरा समझ में आ गया था। उसने हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे कार्तिक मित्तल से मिलने का मौका मिला था और अनजाने में उसने कार्तिक की मदद भी की थी। ये तो बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी थी। वैसे तो नरेंद्र राठौड़ एक नंबर का प्ले बॉय था और उसे लड़कियों और अय्याशी से फुर्सत नहीं थी, पर फिर भी उसे इतना समझ में आ गया था कि उसने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने दिया है। जो बात इन लोगों को सबसे ज्यादा दुखी कर रही थी वो ये थी कि कार्तिक से मिलने के बाद भी इन लोगों ने कार्तिक से उसके प्रोडक्ट के एजेंट बनने की रिक्वेस्ट नहीं की। सब लोग जानते थे कि कार्तिक अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बेचता था बल्कि एजेंट के थ्रू बेचता था। और सबसे बड़ी बात, जब कार्तिक के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आए थे तब से पूरी मार्केट में सिर्फ फैंटेसी स्टार प्रोडक्ट्स छाए हुए थे। किसी और प्रोडक्ट का तो जैसे अस्तित्व ही नहीं बचा था। अगर इतना बड़ा आदमी इन लोगों की कोई मदद कर देता तो शायद ये लोग भी माला माल हो सकते थे। भले ही दिग्विजय राठौड़ के पास पैसों की कमी नहीं थी, पर अगर और पैसा आ रहा है तो इसमें दिक्कत भी नहीं थी। पैसा किसे प्यारा नहीं होता। जितना ज्यादा पैसा आता था उतनी ज्यादा खुशी लोगों को होती थी। गोवा में बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे और हर साल गोवा के अंदर टूरिज्म के लिए भी बहुत सारे लोग आते थे। गोवा में अभी तक फैंटेसी स्टार प्रोडक्ट का कोई एजेंट भी नहीं था। ऐसे में अगर कार्तिक, दिग्विजय और उसके